अंततः बहुप्रतीक्षित दीक्षा समारोह का दिन आ ही गया है और प्रतिष्ठित कुलीन परिवारों के छात्र अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने और अपनी योग्यता साबित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। जो भी छात्र इसमें सफल होता है, इस विशाल और बेहद मजबूत स्टील की दीवार पर काफी बड़ा निशान छोड़ने पर अंक मिलेंगे। जितना बड़ा नुकसान होगा उतना ही अधिक अंक मिलेगा। बात इतनी ही सरल है। एक गरीब परिवार का पहला छात्र दीवार पर अपना हाथ आजमाता है। वो अपनी पूरी ताकत से एक ही प्रहार करता है, लेकिन उसकी पूरी ताकत से दीवार पर बस एक मामूली सी खरोंच ही बन पाती है। इसके बाद महाद्वीप के शीर्ष वर्गों के सर्वोत्कृष्ट लोग आते हैं। उनके पास असाधारण रूप से उच्च मात्रा में मानव शक्ति होती है और वे एक एक करके अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं, लेकिन फिर भी परिणाम उतना अच्छा नहीं होता। शानदार, उनके तमाम प्रयासों के बावजूद दीवार को मामूली नुकसान ही हुआ है। फिर भी सभी को यकीन है कि एक औसत छात्र उनके जैसे शीर्ष प्रतिभाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने का सपना भी नहीं देख सकता। और फिर भी हमारे लड़के में इतना साहस है एक ऐसी लॉबी में कदम रखने के लिए जहां वह बुरी तरह से कमतर साबित होता है। मिलिए थियो रागनार से। रागनार कुलीन परिवार का एक नाजायज बच्चा जो ड्रैगन का खून रखता है, लेकिन नाजायज संतान होने के कारण उसके शुद्ध रक्त वाले भाई बहनों ने हमेशा उसके साथ कचरे जैसा व्यवहार किया है। उनके लिए वो मूल रूप से एक साधारण पात्र है, एक दयनीय प्राणी, सबसे निचले दर्जे का कमजोर। यही वजह है कि उसके सभी भाई बहन और अन्य दर्शक सोचते हैं कि ये लड़का इस प्रतियोगिता में बुरी तरह हार जाएगा। लेकिन हमारा लड़का ऐसा नहीं है। थोड़ी सी झिझक दिखाने के बाद वो आत्मविश्वास से अखाड़े में प्रवेश करता है और पूरी तरह से मुख्य किरदार वाली ऊर्जा बिखेरता है। अपनी तलवार पकड़ने के बाद वह स्टील की दीवार की ओर चलता है और तलवार से इतनी सटीकता से वार करता है कि वह स्टील को मक्खन में गर्म चाकू की तरह काट देता है। ये असाधारण प्रदर्शन, असाधारण ताकत देखकर हर कोई दंग रह गया। ये एक अभूतपूर्व प्रदर्शन था जिसने सभी की उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। उसे धूल झाड़नी पड़ी और सच कहूं तो उनका सामूहिक सदमा पूरी तरह से समझ में आता है, क्योंकि थियो हमेशा से इस तरह का प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं था। 1000 वर्षों से भी अधिक समय तक शक्तिशाली रागनार वंश ने साम्राज्य की उत्तरी रक्षा दीवार के रूप में कार्य किया। ये सब उनकी विशेष शारीरिक बनावट के कारण संभव हुआ, जो अफवाहों के अनुसार उन्हें विरासत में मिली थी। ड्रैगन कबीले का हर सदस्य असाधारण जादुई शक्ति, सहन शक्ति और तलवारबाजी की प्रतिभा के साथ पैदा हुआ था। हर किसी को ये शक्तियां प्राप्त हुई। थियो को छोड़कर, जो हमारी कहानी का मुख्य पात्र है, बाकी सभी में प्रतिभा और कौशल की कमी थी। उसकी प्रतिभा और क्षमताओं की कमी के कारण हर कोई उसे नीच समझता था और उसके साथ कचरे जैसा व्यवहार करता था। उनके तलवारबाजी के शिक्षक। और एक दिन जब उनके परिवार की जागीर पर हमला हुआ तो थियो कुछ भी करने में असमर्थ था। जब उसे आखिरकार पता चला कि उन पर हमला किसने किया है, तब तक वह बुरी तरह घायल हो चुका था। रैंडन, उसके मालिक ने ही उसे धोखा दिया था। रैंडन हंसते हुए कहता है कि उसने थियो को हर सुबह ट्रेनिंग करते देखा था। उसकी सारी मेहनत, सारा संघर्ष व्यर्थ गया, बिल्कुल व्यर्थ। थियो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो कहीं नहीं जा सकता था। फिर वो अपनी तलवार घुमाता है और थियो का हाथ काट देता है। खून बहने लगता है और थियो चीखते हुए गिर पड़ता है। रैंडोम उसका सिर पकड़कर उसे उठाता है और कहता है, अभी जो कुछ भी हो रहा है ये थियो की गलती है। वो थियो को रोज के महल को जलते हुए देखने के लिए मजबूर करता है और उससे कहता है कि उसका परिवार उसकी कमजोरी के कारण मर रहा है। फिर कोई उसकी माँ के बेजान शरीर को घसीट कर लाता है और उसके सामने गिरा देता है। रैंडोम ने निर्मम स्वर में कहा कि उसकी मौत के लिए वह भी जिम्मेदार है। टूटा हुआ थियो फिर भी पलटवार करने की कोशिश करता है। वो अपनी तलवार फिर से उठाता है और हमला करता है। इससे पहले कि वह रैंडोम तक पहुंच पाता, एक अन्य व्यक्ति ने तलवार सीधे थियो के शरीर में फेंक दी। वो हवा में उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। रेनो ने लापरवाही से माफी मांगते हुए कहा कि उसे बस चोट लग गई थी। बीते दिनों की यादों में खोया हुआ थियो। जैसे ही थियो वहां लेटा होता है, दुनिया धुंधली पड़ने लगती है। उसे अपनी कमजोरी पर पछतावा होता है और फिर सब कुछ अंधेरा हो जाता है। लेकिन ये अंत नहीं है। वह छिपे हुए गुणों और कौशलों के साथ समय में पीछे चला जाता है। थियो फिर से अपनी आंखें खोलता है और उसके ठीक सामने वही कमीना रैंडोन फिर से खड़ा है। लग रहा है जैसे वे तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे हैं। रैंडन उसे उसकी खोई हुई हालत पर वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन थियो को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। वो सोचता है कि क्या उसे अपने जीवन की यादें सताने लगती है और वो विश्वास नहीं कर पाता कि जिस चेहरे को वो याद कर रहा है वो रैंडन का चिड़चिड़ा चेहरा है। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड ने उसके साथ क्रूर मजाक किया हो। अचानक उसके सामने एक सिस्टम विंडो खुल जाती है और वो पूरी तरह से असमंजस में उसे घूरने लगता है। सिस्टम विंडो उसे बताती है कि ट्यूटोरियल मिशन के हिस्से के रूप में उसे रैंडोन के चेहरे पर मुक्का मारना है। इस पर असल में थियो पहले से कहीं ज्यादा उलझन में है कि आखिर हो क्या रहा है। वो सोच रहा है कि क्या फ्लैशबैक इसी तरह काम करते हैं। उसने यह भी देखा कि रेनोम को भी यह सिस्टम विंडो दिखाई नहीं दे रही है। लगता है थियो को कोई शिकायत नहीं है। वो अपनी ट्रेनिंग स्टिक नीचे गिरा देता है, मुट्ठी भींचता है और अपनी पूरी ताकत से उस कमीने के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारता है। जब मुक्का कनेक्शन जुड़ते ही रैंडोन के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदलता। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि यह सब क्या करने की कोशिश कर रहा है। इस बीच हमारा लड़का मन ही मन मुस्कुराता है, ये सोचकर कि सब कुछ कितना असली लग रहा है। अंततः रैंडोन गुस्से में आकर उस मुक्के का जवाब देता है और थियो पर जोरदार हमला करता है, जिससे वो पीछे की ओर गिर पड़ता है। थियो इस दर्द को सहने से चिढ़ जाता है। उसके फ्लैशबैक में भी इस बीच वो कमीना मालिक बस आप भरता है और बताता है कि वह समझता है कि थियो क्यों निराश हो सकता है, खासकर इस वजह से
जल्द ही जागृति समारोह होने वाला है और उसकी प्रगति में कमी है, लेकिन वह अभी भी उस छात्र को माफ नहीं कर सकता जो अपने गुरु के खिलाफ विद्रोह करता है। इसका जिक्र करते हुए जागृति समारोह थियो को चौंका देता है, क्योंकि ये घटना उसकी मृत्यु से लगभग 10 साल पहले घटी थी। रैंडम उसके व्यवहार के लिए उसे लगातार कोसता रहता है और चला जाता है। ये कहकर चला गया कि अगली कक्षा में मिलेंगे। कबीले के अन्य सदस्य आपस में हंसने लगे, ये सोचकर कि ये मूर्ख अपने गुरु को दोष दे रहा है, जबकि असल में प्रतिभाहीन तो वो खुद है। उसके साथी लगातार उसका अपमान करते रहते हैं। आखिरकार थियो को समझ आने लगता है कि क्या हो रहा है। वह जमीन को खरोंचने लगता है और उसे अपनी उंगलियों के नीचे साफ महसूस कर सकता है। फिर वह रैंडम द्वारा पहुंचाई गई चोट को देखकर उसे वास्तविकता का गहरा एहसास होता है। यह स्पष्ट हो जाता है कि वह केवल अतीत की यादों में नहीं खोया है, वह वास्तव में उस घटना में वापस आ चुका है, 10 साल पीछे, जब वह केवल 17 वर्ष का था। जैसे ही उसने क्यू दबाया, उसके सामने एक सिस्टम विंडो खुल गई और उसे सफलता के लिए बधाई दी गई। ट्यूटोरियल क्वेस्ट पूरा करने पर रैग्नार की प्रतिभा सक्रिय हो गई है। सिस्टम उससे पूछता है कि क्या वह इनाम लेना चाहता है, और बिना किसी जवाब के, बिना हिचकिचाए, वो हाथ दबाता है। जैसे ही सिस्टम पुष्टि करता है कि उसे उसका पुरस्कार मिल गया है और उसके सभी अधिकार सुरक्षित हैं, उसकी छाती के बीचों बीच रहस्यमयी ऊर्जा झिलमिला उठती है। अब आंकड़े अविश्वसनीय गति से बढ़ेंगे। रोज पैलेस में वापस हम देखते हैं कि वही नीच बदमाश थियो की मां के साथ चाय पी रहा है। वो उसे रिपोर्ट करता है। उसने कहा कि उसने उसके बेटे जितना प्रतिभाहीन कभी किसी को नहीं देखा। लेकिन फिर वह एक चौड़ी मुस्कान के साथ बोला कि इसीलिए तो वह यहां आया है। सच्चा शिक्षक रैंडन अपनी पूरी कोशिश करेगा कि कम से कम 5 महीनों में थियो को इतना मजबूत बनाऊं कि वह जागृति समारोह के लिए तैयार हो सके। रोज पैलेस की मालकिन सेसिलिया रागनार कहती है कि वह थियो को रैंडन के भरोसे खुशी खुशी छोड़ देंगी। वो उन्हें सोने के सिक्कों से भरा एक थैला भी देती है और कहती है कि थियो पर थोड़ा और ध्यान दे। वह नीच बदमाश पैसे ले लेता है और उसे दिलासा देने की कोशिश करता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। जवाब में वो कहती है कि उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं है, क्योंकि वह अपने ईश्वर पर विश्वास करती है। बाद में हम देखते हैं रैंडन हाथ में पैसों का थैला लिए गलियारे से नीचे जा रहा था और मुस्कुरा रहा था। वह इस बात से बेहद खुश है कि थियो को कुछ भी न सिखाने के बदले उसे इतनी अच्छी रकम मिल रही है। वो मन ही मन मुस्कुराता है, ये सोचकर कि मां और बेटा दोनों ही कितने मूर्ख हैं। इतना ही नहीं, वो उसे रैग्नार के सीधे वंशज को प्रशिक्षित करने के लिए पैसे मिल रहे हैं, लेकिन थियो के सभी रहस्यों को लीक करने के लिए उसे उसके दूसरे गुरु द्वारा पुरस्कृत भी किया जाएगा। उसकी तरक्की में बाधा डालना, यह एक ऐसा अवसर है जो उसे पहले कभी नहीं मिला। फिर हम थियो को गलियारे में पूरी रफ्तार से दौड़ते हुए देखते हैं और वह तेजी से आगे बढ़ता है। रैंडन के ठीक पीछे उसका तथाकथित मालिक बस उसका उपहास उड़ाता है और उसे एक मूर्ख हारा हुआ व्यक्ति कहता है जैसे ही वह भागता है। थियो अपनी मां से मिलने के लिए दौड़ रहा था और जैसे ही वह पास पहुंचता है, वो उसे पुकारता है। जब वह मुड़कर देखती है तो उसे वो हांफता हुआ नजर आता है। बिना कुछ कहे थियो उसे कसकर गले लगा लेता है और भावुक होकर रोने लगता है। उसे जीवित देखकर उसे जो अनुभूति हुई, उसी क्षण उसे यकीन हो गया कि वह सचमुच 10 साल पीछे अतीत में लौट आया है। दर्दनाक यादें उसकी आंखों के सामने कौंध गई। जब रैंडन ने उसे अपनी मां का बेजान शरीर देखने के लिए मजबूर किया था, तब उसे बहुत बुरा लगा था, लेकिन अब उसे जीवित देखकर वो सच्ची खुशी से भर गया है। अब वो दृढ़ संकल्पित है कि उसके लिए भविष्य बदले। अगर वह रहस्यमय सिस्टम विंडो असली है, तो वह जानता है कि वह रैग्नार की प्रतिभा की मदद से और भी मजबूत हो सकता है। उसे पूरा यकीन है वह सिंहासन के लिए होने वाले इस घिनौने युद्ध में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए काफी शक्तिशाली होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह उस बदमाश से बदला लेने के लिए पर्याप्त मजबूत बनने के लिए दृढ़ संकल्पित है। दूसरा ट्यूटोरियल मिशन आता है जो थियो को बताता है कि अपने शरीर को चरम सीमा तक प्रशिक्षित कर रहा है। अभी सुबह का समय है और सूरज भी नहीं उगा है, लेकिन थियो पहले से ही कड़ी मेहनत कर रहा है, बदले की भावना से प्रेरित होकर रॉन्डन के खिलाफ। वह जानता है कि उसे जल्द से जल्द मजबूत होने की जरूरत है। अपने पिछले जीवन में वो ब्लैक वर्ड नामक एक खुफिया एजेंसी का हिस्सा था, लेकिन उसे सूचना जुटाने के काम तक ही सीमित रखा गया और उसे कभी कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं दी गई, क्योंकि उसमें युद्ध कौशल की कमी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उस समय एकत्रित की गई जानकारी का उपयोग इस तरह करेगा। ये उसे बस एक बात याद है, वह शरीर को अत्यधिक शक्ति प्रदान करने वाला वो औषधि जिसे रक्ती तलवार सम्राट का अमृत कहा जाता है। इसकी असली कीमत का खुलासा होगा भविष्य में गुप्त नियमावली के माध्यम से। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे वो कठिन प्रशिक्षण याद आता है जिसे उसने अपनी प्रतिभा की कमी के कारण छोड़ दिया था। लेकिन अब जब उसके पास रैग्नार की प्रतिभा है तो वह आश्वस्त है। उसे लगता है कि मेहनत करने से उसकी ताकत बढ़ सकती है। जैसे ही वह देखता है कि उसकी दौड़ने की गति बढ़ रही है, उसका चेहरा खुशी से खिल उठता है और सिस्टम विंडो पर उसकी प्रगति भी तुरंत दिखाई देती है। कबीले के अन्य सदस्य भी प्रशिक्षण कक्ष में आ गए हैं और उसे बिना थके दौड़ते देखकर वे काफी हैरान हैं। वे सोच रहे हैं कि क्या वह हमेशा से इतना फिट रहा है। इसके बाद वह अपनी तलवार घुमाता है और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वह पहले से कहीं ज्यादा तेजी से घुमा रहा है। कुछ दिनों बाद हम उसे आधी रात को अभ्यास करते हुए पाते हैं। तभी हमारी मुलाकात उसके प्रशिक्षण से भी होती है। ग्राउंड मैनेजर एवलिन नर्वविल जम्हाई ले रही है और थका हुआ महसूस कर रही है। वह सोच रही है कि वह कई दिनों से बिना सोए ट्रेनिंग कर रहा है और वह सोचने लगती है कि क्या वह सचमुच वो उतना ही प्रतिभाहीन मूर्ख है जितना लोग कहते हैं। दूसरी ओर थियो इतना थका हुआ है कि उसे लग रहा है जैसे वो गिर ही जाएगा, लेकिन उस प्रहती पट्टी को देखकर
लगातार ऊंचाई पर चढ़ते रहने से उसका मनोबल बना रहता है। कल रात ही तो वह सारी ट्रेनिंग से पूरी तरह थक चुका था। उन्होंने 90% प्रगति हासिल कर ली थी, लेकिन ठीक उसी क्षण आराम करने के लिए थोड़ा समय निकालने के कारण उनकी प्रगति घटकर 89% रह गई। यही कारण है कि वह इस स्थिति में है। वो लगातार अभ्यास कर रहा है। गति का मतलब क्या होता है, इस बारे में बिना सोचे समझे खुद को आगे बढ़ा रहा है। अब वो 98% तक पहुंच चुका है, इसलिए वो अपनी गति बढ़ा रहा है, ये जानते हुए कि वह लगभग पहुंच ही गए। इस आखिरी प्रयास के बाद वो पूरी तरह थक चुका है और मुश्किल से सांस ले पा रहा है, लेकिन अभी भी 1% लक्ष्य हासिल करना बाकी है। किसी तरह वो आगे बढ़ने में कामयाब हो जाता है और आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाती है जब उसे वो 3 अंकों की संख्या दिखाई देती है जिसका उसे लंबे समय से इंतजार था। सिस्टम तुरंत उसे ट्यूटोरियल क्वेस्ट सफलतापूर्वक पूरा करने पर बधाई देता है और उसे बताता है कि उसे इनाम के तौर पर ड्रैगन हार्ट मिला है। लेकिन इससे पहले कि वह सारी रोचक जानकारी पढ़ पाए, थकान से वह बेहोश हो जाता है, जबकि सिस्टम उसके ऊपर मंडराता रहता है और उससे पूछता है कि क्या वह अभी इनाम लेना चाहता है। उसका हाथ कांप रहा होता है जब वह अपना हाथ उठाने की कोशिश करता है। उंगली से कोशिश करने के बावजूद वह हाँ बटन दबाने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही उसे इनाम मिलता है, एक नीली रोशनी उसे घेर लेती है और हॉल मैनेजर अविश्वास से देखता रहता है। उसे शक्ति प्राप्त होती है। कुछ देर बाद हम उसे एक कमरे में देखते हैं। जैसे ही वह अपनी आंखें खोलता है और चारों ओर देखता है, एवलिन प्रकट होती है और उसे आश्वस्त करती है कि वो ट्रेनिंग ग्राउंड 4 के ब्रेक रूम में है और उसे याद दिलाता है कि उसे इतना जोर लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। जब थियो उसे देखता है तो वो उसे तुरंत पहचान लेता है। ये जानकर उसे आश्चर्य होता है कि वह उसे याद रखता है और वह औपचारिक रूप से चौथे प्रशिक्षण मैदान की प्रबंधक के रूप में अपना परिचय देती है। वो बताती है कि अकेले प्रशिक्षण के दौरान वह बेहोश हो गया था आज सुबह ही, इसलिए वो उसे यहां थोड़ी देर आराम करने के लिए ले आई। वो उसकी दयालुता के लिए उसे धन्यवाद देता है और वो उसे थोड़ा पानी देती है। साथ ही उसे याद दिलाती है कि रागनार कबीले में आधिकारिक जागरण समारोह से पहले किसी के माना हॉल को खोलना सख्त मना है। थियो को समझ नहीं आ रहा कि वह ये बात क्यों उठा रही है, लेकिन वह सहमत हो जाता है और कहता है कि उसे इस नियम की जानकारी है। फिर वह उससे पूछती है कि क्या उसे पता है कि उसने इसे क्यों तोड़ा। वह अब भी अनिश्चित दिखता है और पूछता है कि वह उससे इस तरह सवाल क्यों कर रही है। तभी वो उसे याद दिलाती है कि जिस क्षण वह बेहोश हुआ था, उसी समय एक माना तरंग उत्पन्न हुई थी जो माना हॉल के खुलने के समय से बिल्कुल मेल खाती थी। धमकी भरे लहजे में वो उससे पूछती है कि क्या उसने हॉल खोला था। उसका माना हॉल। थियो को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि वह क्या कह रही है, लेकिन फिर उसे बेहोश होने से पहले घटी घटना याद आ जाती है। जैसा कि हम जानते हैं, उसे इनाम के तौर पर ड्रैगन हार्ट मिला था और मिशन को समय से पहले पूरा करने के बोनस के रूप में उसे यह भी मिला था। उसने अपने 10 पिछले जन्मों की जादुई शक्ति प्राप्त कर ली है। जब उसे ये याद आता है तो वह पूरी तरह से अवाक रह जाता है, क्योंकि ड्रैगन का दिल पाना कोई आसान काम नहीं है। देखिए, ड्रैगन का हृदय विशेष होता है क्योंकि इसमें मनल रखा जा सकता है। हृदय में मनल रखने से यह अधिक कुशलता से कार्य कर पाता है। हालांकि ड्रैगनों के विपरीत मनुष्य आमतौर पर अपने माना हॉल को पेट के निचले हिस्से में रखते हैं, क्योंकि मानव हृदय इतनी शक्ति को सहन नहीं कर सकता। इसीलिए हर योद्धा, विशेषकर रागनार कबीले के योद्धा, ड्रैगन का हृदय पाने की लालसा रखते हैं और यह बिना किसी प्रयास के अत्यधिक शक्तिशाली बनने का सबसे तेज तरीका है। मनहोल को पेट में पहुंचाया जाता है। हालांकि मनुष्य कभी भी अपने हृदय की प्राकृतिक सीमाओं को पार नहीं कर पाए हैं, लेकिन अब थियो को खोज के इनाम के तौर पर ड्रैगन का दिल मिलने के बाद वो एक अजीब स्थिति में फंस गया है। इनाम तो शानदार है, लेकिन यह स्पष्ट है कि इससे कुछ गड़बड़ हो सकती है। इससे वो एक मुश्किल स्थिति में फंस गया। इसके अलावा वो एवलिन नेविल के सामने बैठा है, जो एक उच्च पदस्थ तलवारबाज है और अपना बायां हाथ खोने के बाद अब सेवानिवृत्त हो चुकी है और वह प्रशिक्षण मैदान की प्रबंधक बन गई है। एवलिन सफेद कवचधारी ड्रैगन घुड़सवार सेना की कमान अधिकारी थी और उसके कौशल इतने असाधारण थे कि दानव ड्रैगन भी उससे प्रभावित हो गया था। लोग उनका आदर करते थे। अपने दृढ़ सिद्धांतों के लिए जानी जाने वाली वो पद या शक्ति की परवाह करने वाली नहीं थी। वो बेईमानी या कायरता को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। एक बार जब उसे लगा कि वो अड़ियल है, तो उसने उसके प्रत्यक्ष स्वामी का पद त्याग दिया। दूसरे शब्दों में, अगर उसे उसके ड्रैगन हार्ट और मनहोल का पता चल जाता है तो वह उसका सिर कट सकता है, लेकिन वह मुस्कुराता है क्योंकि उसके मन में एक योजना है। जब तक वह पकड़ा नहीं जाता तब तक चिंता की कोई बात नहीं है। वह उसके आरोपों का करारा जवाब देते हुए पूछता है कि कैसे। वह सिर्फ अपने अंतर्ज्ञान के आधार पर उसे फांसी देने की बात कर सकती है। वह पूछता है कि क्या वो अपने शब्दों के परिणामों को झेल पाएगी। लड़की चुप हो जाती है, कुछ कह नहीं पाती। उसके सवाल का जवाब देते हुए थियो उसे ये याद दिलाकर और भी हतोत्साहित करने की कोशिश करता है कि वह भी रागनार वंश का उत्तराधिकारी है। यदि उन्हें पता चलता है कि उसके खिलाफ लगाए गए संदेह निराधार और झूठे हैं, तो इसे रैगनार नाम को कलंकित करने के रूप में देखा जा सकता है। वह इस बात से सहमत है, ये स्वीकार करते हुए कि ये नियम है। चेहरे पर धमकी भरा भाव लिए वह उससे पूछता है कि क्या वह जानती है कि उत्तराधिकारी का अपमान करने की सजा क्या है। वह आत्मविश्वास से जवाब देती है कि यह मृत्युदंड है। वो खुश हो जाता है। वह समझ जाती है और उसे बोलने से पहले सोचने के लिए कहती है। वह महिला उसका ये नया रूप देखकर दंग रह जाती है और सोचने लगती है कि क्या ये वही व्यक्ति है। वह जानती थी। वैसे भी उसे पूरा यकीन था कि उसने जो देखा वह निश्चित रूप से एक मानवतरण थी। इसलिए वो आगे की जांच करने का फैसला करती है, भले ही वह रैगनार के वंशज हो। नियम तो नियम होते हैं और वह उसे जवाबदेह ठहराने का इरादा रखती है। हालांकि
उसे जल्द ही एहसास होता है कि उसके पास वास्तव में मनहोल नहीं है। उसका चेहरा तुरंत उतर जाता है। उसे एहसास है कि वो गलत हो सकती थी। थियो को बस घमंड महसूस होता है और वो उससे पूछता है कि क्या वो संतुष्ट है। अब नियमों के अनुसार वो उसके चरणों में बैठ जाती है और बिना किसी संकोच के उसे मार डालने के लिए कहती है, ये दावा करते हुए कि वो अपने नीच जीवन से अपने पापों का प्रायश्चित करेगी। जैसे ही वो अपना सिर और नीचे झुकाती है और नीचे, वो हमें बताता है कि ड्रैगन हार्ट साधारण माना हॉल से भिन्न होते हैं। ड्रैगन हार्ट का अस्तित्व मूलतः एक मनोहल है जिसे डाइस का उपयोगकर्ता इसे पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता है। दूसरे शब्दों में, वो अपनी इच्छा से अपनी मानव शक्ति को छिपा सकता है। इसके अलावा यह तथ्य कि मनुष्य भी ड्रैगन का हृदय धारण कर सकते हैं कुछ वर्षों बाद ही पता चलेगा। इसलिए थियो को पूरा भरोसा है कि कोई भी उस पर ड्रैगन का हृदय रखने का आरोप नहीं लगा सकता। उसे फांसी देने के बजाय वह उसे दिलासा देते हुए उसकी पीठ पर हाथ रखता है और कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो ये कहते हुए चला जाता है कि उसने अपना काम कर दिया और बहुत कम लोग किसी उत्तराधिकारी से सच्चाई जानने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं और वह उसकी इस नेक भावना की सराहना करता है। लेकिन सच तो यह है कि थियो उसे मारना नहीं चाहता क्योंकि वह सबसे ताकतवर लोगों में से एक है। उसे जिंदा रखना उसके लिए लंबे समय में फायदेमंद होगा। फिर वह बताता है कि खोलने पर लगी पाबंदी के कारण जागृति समारोह से पहले माना हॉल का उद्देश्य अति प्रवाह को रोकना है। वो उसे देखकर खुश है कि वो उसके जैसे रैग्नार के नाजायज बेटे के बारे में चिंतित है और साथ वो उसे वहीं चुपचाप बैठा छोड़कर चला जाता है। थियो आत्मविश्वास से चलता है, खुद को दुनिया का सबसे बड़ा विजेता महसूस करते हुए, क्योंकि उसे याद आता है कि उसके पास न केवल ड्रैगन का दिल है, लेकिन उसे अपने पिछले जीवन से 10 साल की जादुई शक्ति भी प्राप्त हुई। कुछ दिनों बाद हम उससे एक बार फिर मिलते हैं। वो थियो पर चिल्ला रही होती है और कह रही होती है, उसे थोड़ा और दाई ओर झुकने के लिए मजबूर करना। ऐसा लगता है कि थियो कमजोर होने का नाटक कर रहा है और रैंडम द्वारा हर मौके पर उसका अपमान करना उसके लिए असहनीय होता जा रहा है। थियो इस बात पर ध्यान दिए बिना नहीं रह सकता कि ये कमीना चालाकी से, लेकिन जानबूझकर उसे तलवार चलाने की अजीबोगरीब तकनीकें सिखा रहा है। उसे अब और भी यकीन होता जा रहा है कि रैंडन के इन कामों के पीछे कोई मास्टरमाइंड है और उसे पूरा विश्वास है कि वही व्यक्ति जिसने उसे पिछली बार आखिरी चोट पहुंचाई थी, वही इस काम में मुख्य भूमिका निभा रहा है। जीवन ही असली मास्टरमाइंड होना चाहिए। थियो ये पता लगाने का फैसला करता है कि वह मास्टरमाइंड कौन है और जैसे ही उसे एहसास होता है कि वह क्या सोच रहा है, उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल जाती है। आगे क्या करना चाहिए? इसी बीच रैंडम उस पर चिल्लाता रहता है और तभी थियो अपने हाथ में पकड़ी हुई छड़ी को 2 टुकड़ों में तोड़ देता है। वो इस बदतमीज को बता देता है कि वो उसकी बकवास और नहीं सुन सकता क्योंकि उसके सबक एकदम बेकार है। वो इस निकम्मे से ये भी पूछता है कि वह आखिर कैसे एक मध्यम दर्जे का तलवारबाज बन गया। उसके कौशल बिल्कुल बेकार है। उसे और उकसाने के लिए थियो उसे याद दिलाता है कि वह शायद राक्षसी जानवरों के खिलाफ भी संघर्ष करेगा। जाहिर है रेनोन उसकी बातों में आ जाता है और इस समय थियो बेहद गुस्से में है, लेकिन वह पीछे हटने को भी तैयार नहीं है। वह बूढ़े आदमी की ओर बढ़ता है और एक बार फिर स्पष्ट कर देता है कि उसके कौशल बेहद दयनीय है। हमें जल्द ही पता चलता है कि थियो की योजना यह है कि रैंडन को उसके पद से इस्तीफा देने के लिए उकसाना, और अगर रैंडन के साथ मामला बिगड़ता है तो थियो को यकीन है कि यह कमीना अपने मास्टरमाइंड से संपर्क करेगा। फिर दृश्य चमेलिया पैलेस की ओर बढ़ता है, जहां हम एक आदमी को बड़े मुस्कुराते हुए एक पब में घुसते हुए देखते हैं। वह एक्सिन नाम के किसी व्यक्ति को पुकारता है और घोषणा करता है। सभी को यह खबर दी जाती है कि रागनार का नाजायज बेटा अगले हफ्ते अपने स्वामी के साथ द्वंद्व युद्ध करने जा रहा है। जिस व्यक्ति की बात हो रही है, एक्सिन, वह चुपचाप वहीं बैठा रहता है, यहां तक कि मेज से अपना गिलास भी नहीं उठा पाता। वहीं वो उत्साहित व्यक्ति लगातार इस बारे में बोलता रहता है कि कैसे थियो अपनी प्रतिभा की कमी के लिए अपने प्रशिक्षक को दोषी ठहरा रहा था और उसे पूरा विश्वास था कि द्वंद्व युद्ध के बाद थियो विकलांग हो जाएगा। अचानक कांच का एक्सिन प्रकट हुआ। एक जोरदार मुक्का उस शोर मचाने वाले आदमी के चेहरे पर पड़ता है, जिससे वो एक ही वार में बेहोश हो जाता है। वो आदमी बुरी तरह गुस्से में है और साफ कह देता है कि उसे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि कोई कमीना आधा अपाहिज हो जाए। जाहिर है उसे परवाह नहीं है। आखिरकार वो भी एक और रैग्नार है, विशेष रूप से उत्तर के 4 शिकारी कुत्तों में से एक, काला बाग एक्सिन रैग्नार। उसके बगल में खड़ा आदमी रेमिंगटन है, नार्सियो, उत्तर के 4 शिकारी कुत्तों में से एक, सिल्वर लायन। तभी एक और आदमी आता है और ये गुस्से में भरा आदमी एड ट्रोवेन है, नौवा, ड्रैगन स्काई ड्रैगन। वो विशेष रूप से चिंतित दिख रहा है और कहता है कि अगर उन्होंने अपनी सतर्कता कम कर दी तो चीजें बिगड़ सकती है। लेकिन एक्सिन उसे आश्वस्त करता है कि यह बात प्रतिभाशाली लोगों के लिए सच है, इसलिए उन्हें थियो के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो मूल रूप से एक उलझन में पड़ा हुआ महत्वहीन व्यक्ति है। हालांकि एड बताते हैं कि रैग्नार कबीले में मामूली सी संभावना से भी अप्रत्याशित घटनाएं घटित हो सकती है। एक्सिन जवाब देता है कि ऐसा नहीं है। दरअसल ये अच्छी बात है कि थियो रैंडोन को परेशान करने की कोशिश कर रहा है, जिसका मतलब है कि प्रशिक्षक हमारे लड़के को संभालने में पूरी तरह सक्षम होना चाहिए। एक हफ्ते बाद लोग प्रशिक्षण मैदान में इकट्ठा होते हैं और इसमें सिर्फ परिवार के सदस्य ही नहीं है, अन्य बड़े लोग भी उपस्थित हैं। अखाड़े में हम थियो को देखते हैं, जो काफी चिंतित प्रतीत होता है, खड़ा है सैकड़ों दर्शकों की निगाहों के सामने। वो खुद को कोसता है, ये याद करते हुए कि इस अपमान के बाद वह बस इसे नौकरी से निकलवाना चाहता था, लेकिन हालात बदल गए, हालात बेकाबू हो गए हैं। हालांकि वह ज्यादा चिंतित नहीं है क्योंकि ऐसा होना ही था और वह रोंडन से बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार है।
नोटिफिकेशन से पुष्टि होती है कि उसका तीसरा ट्यूटोरियल मिशन रैंडन से लड़ना और जीतना है। फिर हम उस पल में वापस जाते हैं जब थियो ने रैंडन से उसके बारे में बात की थी। उसकी दयनीय कुशलता को देखते हुए थियो उसे बताता है कि उसे निकाल दिया गया है और वह दफा हो सकता है। रैंडन विरोध करने की कोशिश करता है, यह दावा करते हुए कि अनुबंध में अभी भी समय बचा है, लेकिन थियो इसका खंडन करता है। चूंकि उसे खुद मालिक ने नौकरी से निकाल दिया है, इसलिए अब चर्चा करने के लिए कुछ नहीं बचा है। थियो उस कमीने के चेहरे पर एक घूंसा मारना चाहता था, लेकिन उसे अपनी क्षमताओं पर भरोसा नहीं था। दूसरी ओर रैंडम को नौकरी से निकाला जाना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसने अभी तक अपना मुख्य लक्ष्य हासिल नहीं किया है। जैसे ही वह हमारे लड़के की ओर उसे समझाने की कोशिश करते हुए बढ़ता है, एक सिस्टम विंडो थियो की आंखों के ठीक सामने चमकती है, जिसमें लिखा होता है कि उसे रैंडम के खिलाफ लड़ना होगा और जीतना होगा। यह बात उसे चौंका देती है, और उसी क्षण एवलिन नेविल अचानक आ जाता है और थियो को इस मामले को रैग्नार के तरीके से सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो कि ताकतवर का राज है। तलवारबाजी की प्रतियोगिता से ही सब कुछ तय हो जाएगा, जिससे अदालत की कोई जरूरत नहीं रहेगी। उन्हें बस विजेता की इच्छा का पालन करना चाहिए। उस बूढ़े बदमाश को मौका मिल जाता है और वह तुरंत मान जाता है कि विवाद सुलझाने का यह एक शानदार तरीका है। इससे थियो असमंजस में पड़ जाता है कि क्या करे। वहीं एवलिन लगातार कहती रहती है कि यह एक बहुत अच्छा विचार है। हालांकि थियो को इस पर पूरा भरोसा नहीं है। उसे ऐसा महसूस नहीं होता कि यह सही है। क्या तुम इस कमीने को हराने के लिए तैयार हो? लेकिन आखिरकार थियो का सामना रोंडन से हो जाता है। भीड़ में मौजूद लोग आपस में मुस्कुराते हैं और थियो की दयनीयता पर चर्चा करते हैं। वे फुसफुसाते हैं कि उसे तलवार चलाना भी नहीं आता और उन्हें पूरा यकीन है कि आज वह बुरी तरह हार जाएगा, क्योंकि वो किसी मध्यम दर्जे के तलवारबाज को हरा ही नहीं सकता। फिर रेनोन घमंड से हमारे नायक से कहता है कि अगर वह अब माफी मांग लेता है तो वह ऐसा दिखावा करेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि अपनी इज्जत के लिए अपनी जान जोखिम में डालने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन थियो में बहुत तीखापन है और वह पलटवार करते हुए कहता है कि रोंडन को माफी मांगनी चाहिए। वह उस बूढ़े बदमाश को चेतावनी देता है कि अगर वह एक हाथ वाला तलवारबाज नहीं बनना चाहता तो उसके लिए यही बेहतर होगा कि वह अपनी बर्खास्तगी स्वीकार कर ले और चुपचाप चला जाए। रेनोन के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वह सोचता है कि अब यह लड़ाई उसके हाथ में है। वह इस मौके का फायदा उठाकर किसी को मारने का फैसला करता है। थियो ये जताते हुए कि यह महज एक दुर्घटना है। लड़ाई शुरू हो जाती है। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, रेनन हमारे लड़के को पहले उस पर हमला करने के लिए चुनौती देता है और अपने शिक्षक के रूप में पहला वार करने का प्रस्ताव देता है। थियो अपने पूरे बल के साथ उस पर टूट पड़ता है। तलवार उठी हुई थी और जब सबने इस मूर्ख को बेपरवाह होकर हमला करते देखा, जिसे तलवार चलाना भी ठीक से नहीं आता था, तो सब हैरान रह गए। रेंडो ने तलवार से कुछ वार किए, लेकिन थियो किसी तरह खुद को बचा लेता है। इस बीच वह बूढ़ा बदमाश लगातार वार करता रहता है। जब वह थियो को घेर लेता है तो मन ही मन सोचता है कि यही होना तय था। आखिरकार थियो कोई निम्न श्रेणी का तलवारबाज भी नहीं है, वह तो एक प्रशिक्षु तलवारबाज है। उनका दृढ़ विश्वास है कि थियो के कौशल में भले ही थोड़ा सुधार हुआ हो, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। वे मानते हैं कि अगर थियो कम से कम चारों के स्तर पर होता तो उत्तर के शिकारी कुत्तों की बात अलग होती, लेकिन उसके मन में यह बात पक्की थी कि रागनार कबीले का यह मूर्ख उसे कभी हरा नहीं सकता। फिर दृश्य कुछ दिनों बाद का हो जाता है। इससे पहले थियो एवलिन की ओर मुड़कर पूछता है कि उसने शादी का सुझाव देते समय क्या सोचा था। एवलिन बस इतना जवाब देती है कि वह उसकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। अगर वह रोंडन को बाहर करना चाहती है तो उसे रणनीतिक रूप से सोचना होगा, क्योंकि उसे पूरा विश्वास है कि रेनोन को कोई समर्थन दे रहा है। इसलिए सिर्फ उसे बर्खास्त करने से समस्या हल नहीं होगी। समस्या? थियो उससे पूछता है कि उसे ये सब कैसे पता है, जिस पर वह जवाब देती है कि यह तो स्पष्ट था, क्योंकि रेन डोम उसे तलवार चलाने की एक विचित्र शैली सिखा रहा था। उसके पास कोई था, गुप्त रूप से उसकी जांच करें। यह सुनकर थियो हैरान रह जाता है। एवलिन ने अपने पिछले जन्म में इस व्यक्ति को पकड़ने की जहमत नहीं उठाई, लेकिन अब वह इसके लिए प्रयास कर रही है। उसे सिर्फ इसलिए बेनकाब कर दो क्योंकि मनहल घटना के कारण उसने उसका ध्यान आकर्षित किया था। वो बताती है कि उसकी जांच से पता चला है कि रोंडन के सभी सुराग चमेलिया महल की ओर इशारा करते हैं। खैर, ये थियो के लिए आश्चर्यजनक नहीं है, वह तो इससे भी ज्यादा। ये जानकर उसे गुस्सा आया कि ये सब सिंहासन के लिए चल रहे इस दुखद युद्ध की वजह से हो रहा है। लेकिन फिर उसने जल्दी ही अपना गुस्सा और झुंझलाहट दूर करते हुए कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि उसने इतना कुछ समझ लिया। वह समझाता है कि अपने मौजूदा कौशल के साथ उसे डर है कि वह अभी रोंडन को नहीं हरा सकता। इसलिए वह उससे पूछता है कि अब उसकी क्या योजना है। इस पर एवलिन उसे बताती है कि वो रोंडन को हरा सकता है और उसे सलाह देता है कि वह अपनी क्षमता को कम आंकना बंद करे। लड़ाई में वापसी करते हुए रैंडन लगातार एक के बाद एक मुक्के मारता रहता है, लेकिन थियो इन सभी हमलों को ऐसे नाकाम कर देता है मानो ये कोई बड़ी बात ही न हो। इससे रेनन को हैरानी हो रही है कि इस शरारती बच्चे को क्या हो गया है, क्योंकि वह साफ तौर पर वह थियो रैग्नार नहीं है जिसे वो पहले देखता था। पता था अब हालात पूरी तरह पलट गए हैं और अब रोंडन को संघर्ष करना पड़ रहा है। भीड़ में मौजूद हर कोई हार की खामोशी महसूस कर सकता है। हम हुडी पहने रेमिंगटन को भी देखते हैं और वह भी किसी कोने में अपनी पैंट उतारे खड़ा है, बैठने की जगह। हालांकि मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है कि वह रेमिंगटन है। इस बीच एवलिन लड़ाई देखकर खूब मजे ले रही है। किसी कारण से वो उस पर बहुत गर्व करती है। फिर दृश्य अतीत में चला जाता है और हमें पता चलता है कि सिर्फ एक हफ्ते में उसने ही उसे व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित किया था। वो स्वीकार करती है कि ये
तकनीकी तौर पर उसके लिए ऐसा करना नियमों के खिलाफ है, लेकिन चूंकि रैंडन एक बदतमीज इंसान है, इसलिए वो वैसे भी शिक्षक बनने के लायक नहीं है। इस खुलासे से हमारे लड़के के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ जाती है। वो उत्साह और कामुकता के मिले-जुले भावों से भरा हुआ है। उसे यकीन हो गया है कि एवलिन को अपना कर्जदार बनाना आखिरकार पूरी तरह से फायदेमंद साबित हुआ। हालांकि एक बात और है, जिस बात को लेकर वह चिंतित है। वह जानना चाहता है कि उसकी मदद करने के लिए वह इतनी दूर तक क्यों जा रही है। वह पूछता है कि क्या यह पिछली बार जो हुआ था उसकी वजह से है। वो मानती है कि कुछ हद तक ये सच है, लेकिन वो ये भी जानती है कि वह बताती है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को जानती है जो उसे पसंद करेगा, क्योंकि वह लड़का प्रतिभाओं को इकट्ठा करने के लिए जुनूनी है। वर्तमान में लड़ाई जारी है और रैंडन दिन ब दिन और भी हताश होता जा रहा है। एक मिनट, वो सोचने लगता है कि क्या यह बदमाश जानबूझकर मूर्खता कर रहा था और कमजोरी का नाटक कर रहा था। लड़ाई के बीच में हमारा लड़का उससे पूछता है कि उसका साथ कौन दे रहा है। इस पर वह बूढ़ा बदमाश भड़क उठता है और पूछता है कि उसका मतलब क्या है, लेकिन थियो उसे याद दिलाता है कि वह पहले से ही जानता है कि वह उसे जानबूझकर घटिया सबक सिखा रहा था। आखिरकार वह सीधे सीधे पूछता है कि क्या वह कार्मेलिया पैलेस के साथ काम कर रहा है। इस खुलासे से बूढ़ा आदमी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह जाता है और बूढ़े आदमी की प्रतिक्रिया से थियो को यकीन हो जाता है कि यह सच है। अब जब यह बात स्पष्ट हो गई है तो हमारा हीरो आगे बढ़ सकता है। अगले ही क्षण वह अपनी तलवार घुमाता है और बूढ़े आदमी का हाथ काट देता है। कटा हुआ हाथ हवा में उड़ता है, जिससे भीड़ पूरी तरह से स्तब्ध रह जाती है। शिक्षक बनने की चाह रखने वाला वो व्यक्ति दर्द से कराह उठता है और मन ही मन गालियां बड़बड़ाने लगता है। थियो आत्मविश्वास से आगे बढ़ता है। अंततः उसे ऐसा महसूस होता है कि वो वास्तव में मजबूत हो गया है। वह उस बूढ़े बदमाश को उसके कहे शब्दों की याद दिलाता है। सने अपने पिछले जन्म में कहा था, यह सब उसकी गलती थी क्योंकि वह एक कमजोर, प्रतिभाहीन मूर्ख था। अपनी तलवार के एक खतरनाक वार से थियो उसे फेंक देता है। वही शब्द बूढ़े आदमी के चेहरे पर उसे याद दिलाते हुए कि वो यहाँ सबसे कमजोर है। वह बूढ़े आदमी से कहता है कि रागनार के शासन में विश्वास को देखते हुए इतना ताकतवर, उसके जैसा कमजोर आदमी यहां नहीं आना चाहिए था। फिर एक आखिरी वार के साथ तलवार नीचे आती है और उस कमीने का सिर जमीन पर लुढ़क जाता है। खून चारों ओर फैल गया। सिस्टम विंडो तुरंत खुल गई और उसे ट्यूटोरियल क्वेस्ट 3 सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए बधाई दी गई। उसने न केवल लड़ाई जीती, बल्कि उसने लक्ष्य से अधिक प्रदर्शन किया है, इसलिए उसे बोनस पुरस्कार मिला है। सिस्टम उससे पूछता है कि क्या वह अभी पुरस्कार प्राप्त करना चाहता है, और हाँ, हम पहले से ही जानते हैं कि उसका फैसला क्या है। भीड़ में मौजूद हर किसी की हालत खराब हो गई है। एक नौसिखिए तलवारबाज को एक औसत दर्जे के योद्धा का सफाया करते देखना वाकई हैरान कर देने वाला है। तलवारबाजों को यह पसंद है। वहीं हमारा हीरो सोच रहा है कि यह बूढ़ा आदमी हद से ज्यादा कमजोर था। उसे तो इस बात पर शर्म आ रही है कि उसने कभी इतनी तकलीफ झेली थी। पिछले जन्म में किसी ऐसे ही व्यक्ति के हाथों में रहा होगा, लेकिन इस बार हालात बिल्कुल अलग है। सिस्टम तब यह खुलासा करता है कि जिस क्षमता को हम जानते हैं, अवलोकन क्षमता को इनाम के तौर पर सक्रिय कर दिया गया है और एक अतिरिक्त बोनस के रूप में उसे 1 वर्ष की जादुई शक्ति प्राप्त हुई है। तभी एक आदमी जमीन पर गिर पड़ता है। आसमान से एक तेज रोशनी जमीन पर उल्कापिंड की तरह टकराती हुई। इससे पहले कि हमारा लड़का कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, एक आदमी थियो का नाम चिल्लाता है और जोर से हंसता है। वो आदमी जूलियस रागनार के अलावा और कोई नहीं, जो दानव ड्रैगन और सफेद कवचधारी ड्रैगन घुड़सवार सेना का कमांडर है। थियो उसे देखकर बिल्कुल दंग रह जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि यह सचमुच वही है और वह चौंकने लगता है। सोच रहे हैं कि वो कब से ये सब देख रहा है। इसी बीच भीड़ पागल होने लगती है, क्योंकि ये आदमी सफेद कवचधारी ड्रैगन घुड़सवार सेना का कमांडर है और हर कोई, मैं ये समझने की कोशिश में बुरी तरह घबरा रही हूं कि इतने ऊंचे पद का आदमी यहां क्यों है। मुझे लगता है कि यही वो आदमी है जिसके बारे में एवलिन बात कर रही थी, वो जो प्रतिभाओं को इकट्ठा करना पसंद करता है। फिर हम खुद एवलिन को देखते हैं। कमांडर के उतरने से फर्श पूरी तरह से नष्ट हो जाने से मैं बेहद निराश और हताश हूं। दूसरी ओर जूलियस बिल्कुल उस भयानक जानवर और उसकी डरावनी शक्ल को देखकर थियो के पसीने छूटने लगते हैं और वह पूरी तरह से असमंजस में पड़ जाता है कि आगे क्या करे। लेकिन उसकी चिंताएं निराधार लगती हैं, क्योंकि वो आदमी वो खिलखिलाकर हंसता है और चौड़ी मुस्कान बिखेरता है। वह पोपे द सेलर मैन शो के ब्रूटस के अधिक मिलनसार संस्करण जैसा दिखता है। वो हमारे लड़के को हल्के से थपथपाता है, जो सच कहे तो उतना कोमल नहीं होता। वो हंसता रहता है और कहता है कि किसी को इसे ले जाते हुए देखकर वो काफी हैरान है। उसके पास बहुत प्रतिभा थी। वो आगे कहता है कि अपने शिक्षक की हत्या करना थोड़ा अपमानजनक था, लेकिन वह मानता है कि रोंडन इसके हर अंश का हकदार था। फिर वो कूद पड़ता है। थियो के कंधे पर थपथपाते हुए वो फिर हंस पड़ा और तुरंत उसे सफेद कवचधारी ड्रैगन घुड़सवार सेना में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। एवलिन को पहले से ही इसकी उम्मीद थी। भीड़ में मौजूद हर कोई, सभी लोग अवाक रह गए हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा कि कुख्यात जूलियस रागनार ने उसके जैसे अनुभवहीन व्यक्ति को अपनी टीम में शामिल करने के लिए चुना है। सफेद कवचधारी कुलीन योद्धा। तभी हमें एक बार फिर रेमिंगटन की झलक मिलती है। वो पास खड़े एक व्यक्ति से पूछता है कि क्या उसने कभी ऐसा मामला सुना है जहां एक प्रशिक्षु तलवारबाज, जिसने अभी तक प्रशिक्षण भी नहीं लिया है, जागृति समारोह की पड़ताल कर ली गई है। अजन भी असमंजस में है कि क्या प्रतिक्रिया दे और स्वीकार करता है कि उसने ऐसी घटना के बारे में कभी नहीं सुना। बेशक रेमिंगटन को पता है, ये भी उनके संसार के पूरे इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। इसी बीच हम अपने नायक के विचारों को सुनते हैं। उनका मानना है कि किसी व्यक्ति की वास्तविक क्षमता का आकलन तब तक असंभव है जब तक उनका माना हौल बन है। भले ही उनकी तलवारबाजी असाधारण हो,
उनकी जादुई शक्ति में कमी हो सकती है। इसलिए नहीं, जूलियस रागनार चाहे कितना भी महान क्यों न हो, वो पूरी तरह से निश्चित नहीं हो सकता कि थियो में कोई क्षमता है या नहीं। फिर भी वो सोचता है कि क्या दानव ड्रैगन जूलियस इस तरह की क्षमता देख सकता है। उसके जैसे व्यक्ति में क्षमता है। थियो ने बिना किसी झिझक या संदेह के स्पष्ट रूप से शामिल होने के प्रस्ताव को तुरंत अस्वीकार कर दिया। जूलियस, ऐसा लग रहा है जैसे उसने कोई खट्टा नींबू चबा लिया हो। भीड़ भी सदमे में है। थियो ने इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति को इतनी बेरहमी से ठुकरा दिया। यह देखकर उनके मुंह खुले रह गए। एक पल के लिए पूरे हॉल में सन्नाटा पसरा हुआ था, क्योंकि हर कोई अभी अभी हुई घटना को समझने की कोशिश कर रहा था। दिन बीतने के साथ ही घटना की खबर पूरे कबीले में फैल गई। हर कोई इस बारे में बात कर रहा था, इस बारे में कि कैसे इस युवा गुरु थियो ने, जिसे एक मन बुद्धि समझा जाता था, अपने शिक्षक को नष्ट कर दिया। और जब दानव ड्रैगन ने उसे सफेद कवचधारी ड्रैगन घुड़सवार सेना में भर्ती करने की कोशिश की, तो उसने इस अवसर को ठुकरा दिया। इस बात पर लोगों की राय बंटी हुई है कि वह विनम्रता दिखा रहा है या सिर्फ अहंकार। दृश्य कार्मेलिया पैलेस में बदल जाता है, जहां हम एक महिला को देखते हैं जो काफी गुस्से में दिखती है। रैंडन की हत्या हो गई है और सब कुछ गड़बड़ हो गया है। वो वास्तव में कार्मेलिया महल की मालकिन अमिले रागनार है। एक आदमी बीच में आता है, उसे आश्वस्त करे कि चिंता न करे और याद दिलाएं कि रैंडन एक नौसिखिया था, जिसे केवल उसके खराब कौशल के कारण नियुक्त किया गया था। वो इसे नजरअंदाज कर देती है, ये कहते हुए कि उसकी मृत्यु ये कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। उससे बात करने वाला व्यक्ति उसका भाई स्काई ड्रैगन एड ट्रोवेन है, जिसे हम पहले पब में देख चुके हैं। वो बताती है कि दानव ड्रैगन, मैंने व्यक्तिगत रूप से थियो से संपर्क किया, और इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि लोग कह रहे हैं कि एवलिन ने इसका आदेश दिया था। इसका मतलब है कि अब वे थियो को नया स्वामी नियुक्त करके हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अगर थियो का दबदबा बढ़ने लगता है तो रोज पर नियंत्रण पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। महल, उसी क्षण एक्सिन वहां अनायास ही प्रवेश करता है और पूछता है कि वे इतने चिंतित क्यों हैं। वह उन्हें आश्वस्त करता है कि कबीले का मुखिया किसी भी तरह से कोई कदम नहीं उठाएगा। इस स्थिति में उनकी रुचि है और उनकी योजना हमेशा की तरह आगे बढ़ सकती है। एमिल पूछता है कि क्या वह समझता है कि रोज पैलेस पर नियंत्रण पाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। कबीले के मुखिया को नाराज करना थियो के लिए शक्तिहीन बने रहने का कारण है। उसका बेटा इस बात को स्वीकार करता है और कहता है कि वह इसे पहले से ही जानता है। साथ ही यह भी कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि थियो अभी भी शक्तिहीन है। शक्तिहीन, आखिरकार उसके जैसा व्यक्ति कितना बदल सकता था। उसे विश्वास है कि एवलिन और दानव ड्रैगन हमेशा से ही उसमें रुचि रखते थे। वे कमजोर है, इसलिए इसे लेकर इतना हंगामा करने की कोई वजह नहीं है। लेकिन एड ट्रोवेन अपने भतीजे के इस बेपरवाह रवैये से खुश नहीं है और उसे चेतावनी देते हैं कि वह इस स्थिति को हल्के में न ले। तभी एक्सिन की एंट्री होती है। वो एक पत्र निकालता है और शरारती मुस्कान के साथ कहता है कि चूंकि उसकी मां और चाचा बहुत चिंतित है, इसलिए वह थियो के साथ थोड़ा खेलेगा और उसे उसकी औकात याद दिलाएगा। बाद में दृश्य प्रशिक्षण मैदान में बदल जाता है, जहां एवलिन थियो को उसके अच्छे अभ्यास सत्र के लिए शाबाशी दे रही है। थियो भी उसे धन्यवाद देता है और कहता है कि किसी और से सीखना वाकई अलग अनुभव होता है, उसके जैसी उचित स्वामिनी। फिर वह कहती है कि अगर वह श्वेत कवचधारी ड्रैगन घुड़सवार सेना में शामिल हो जाता तो बेहतर होता, और वह ये जानने के लिए उत्सुक है कि उसने प्रस्ताव क्यों ठुकरा दिया। थियो सोचता है, जवाब देने से पहले वो मन ही मन सोचता है कि अगर वह कहे कि उसे उस आकर्षक प्रस्ताव को ठुकराने का पछतावा नहीं है तो ये झूठ होगा, क्योंकि ये उसके पिछले जन्म का सपना था। हालांकि वो बस मुस्कुराता है और सोचता है, अभी शामिल होना उसके लिए हानिकारक होगा। खेल की शुरुआत में ही खुद को सीमित करने का कोई कारण नहीं है। जब वो शीर्ष पर पहुंचने के बाद मिलने वाले विशेषाधिकारों के बारे में सोचेगा तो उसे पता चलेगा कि जागृति समारोह, श्वेत कवचधारी ड्रैगन घुड़सवार सेना में शामिल होना, इन सब की तुलना में कुछ भी नहीं है। इसलिए वो बस मुस्कुराता है और कहता है कि वह कोई विशेषाधिकार नहीं चाहता था, और वह अभी भी, उसे लगता है कि वह तैयार नहीं है। वह जागृति समारोह के लिए उसके साथ प्रशिक्षण लेने से ही संतुष्ट है। एवलिन उसे याद दिलाती है कि कमांडर शायद इस तरह अस्वीकृत होने के बाद निराश होगा। उसी क्षण थियो ने पहली बार अपनी अवलोकन क्षमता का उपयोग करने का निर्णय लिया। उसने उसके सभी आंकड़े पढ़े और निश्चिंत होकर उसने पाया कि वह एक उच्च पदस्थ अधिकारी है, तलवारबाज। उसे पता चलता है कि वह उसकी विनम्रता और चरित्र की प्रशंसा करती है, और उसे सिखाने में ऊर्जा और उद्देश्य की अनुभूति होती है, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। बहुत समय बाद हमने ये भी पढ़ा कि वह सफेद कवच वाली ड्रैगन घुड़सवार सेना को याद करती है। को यह जानकर बेहद खुशी होती है कि उसकी अवलोकन क्षमता कितनी उपयोगी है। फिर वह थोड़ा ध्यान से देखता है और एवलिन के सफेद रंग को याद करने वाली आखिरी पंक्ति पर गौर करता है, बख्तरबंद ड्रैगन घुड़सवार सेना, जिसे देखकर वह काफी हैरान हो जाता है। तभी एक व्यक्ति वहां आता है और अपना परिचय सिबिल ड्रेया के रूप में देता है। वो बताता है कि वह आया है, दक्षिणी निरीक्षण चौकी से एक व्यक्ति आया है और उसे थियो से कुछ बात करनी है। थियो को यह व्यक्ति थोड़ा डरावना लगता है और उसे समझ नहीं आ रहा कि यह चर्चा किस बारे में होगी। फिर वो अपनी अवलोकन क्षमता का पुनः उपयोग करने का निर्णय लेता है और उसे पता चलता है कि सिबिल उससे मुकाबला करने की तीव्र इच्छा रखती है। इस खुलासे से वह चिंता से कांप उठता है और वह इतने डरावने चेहरे वाले किसी व्यक्ति से लड़ने के विचार से ही भयभीत हो जाता है। जैसे ही आप क्यू दबाते हैं, सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप हो जाता है, जिसमें चौथा ट्यूटोरियल क्वेस्ट दिखाया जाता है। उसका मुख्य लक्ष्य रागनार के मूर्ख होने के खिताब को मिटाना है और वह पहले ही लगभग 28% प्रगति कर चुका है। सिबिला थी। अपने इरादों को लेकर वो काफी स्पष्ट था। उसने घोषणा की कि वह युवा गुरु थियो का अनुसरण करना चाहता है
उसने ईमानदारी से यह भी स्वीकार किया कि वो उन लोगों में से एक था जो स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली स्थिति को नजरअंदाज कर देते थे। प्रतिभाहीन रैगनार। वह मानता था कि रैगनार का मंदबुद्धि होना उसके लिए एकदम सही था। थियो को ईमानदारी पसंद आई, लेकिन वह मन में आ रही बेचैनी को रोक नहीं पाया। थोड़ा नाराज था। वो कमीना लगभग बिना सोचे समझे ही उसकी बुराई कर रहा था। सिबिल का मन तब बदल गया जब उसे पता चला कि युवा मालिक हर रोज बाहर आता है। वह सुबह सबसे ज्यादा मेहनत से प्रशिक्षण लेने के लिए तैयार रहता था। इसके अलावा वो रेनन हार्वे नामक उस धोखेबाज के खिलाफ लड़ाई में अपने प्रयासों के परिणाम देखकर सम्मानित महसूस करता था। सिबिल, प्रशिक्षक का सिर हवा में उड़ता देखकर वह आनंदित हो उठा। थियो की चमत्कारिक वृद्धि को अपनी आंखों से देखकर वह दंग रह गया। दानव ड्रैगन का दृश्य। जूलियस रागनार द्वारा युवा स्वामी को श्वेत कवचधारी ड्रैगन घुड़सवार सेना में व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करना उनके मन में अंकित था। सिबिल ने घोषणा की कि थियो उनका आदर्श बन गया है। उस पल से ही दक्षिणी निरीक्षण कार्यालय का मूर्ख कहे जाने के बाद वो खुद से हार मान लेना चाहता था, लेकिन थियो के आने से यह बदल गया। वो अपने नायक से तलवारबाजी करने का अवसर चाहता था। युवक की स्पष्टवादिता काफी चौंकाने वाली थी। आमतौर पर थियो किसी के भी असली इरादों पर संदेह करता था, लेकिन उसकी अवलोकन क्षमता ने युवक के वास्तविक स्वभाव को उजागर कर दिया। सिबिला थियो का बहुत सम्मान करता था और उसकी एकमात्र इच्छा थी उससे मुकाबला करना। सभी बातें उसके सच्चे इरादे की ओर इशारा करती है। यह थोड़ा अप्रत्याशित था, लेकिन थियो खुश था। रैंडन को हराने के बाद और लॉर्ड जूलियस का ध्यान आकर्षित करने की अफवाह फैलने के बाद थियो ने सोचा कि अपने दुर्बलहीन बोध से ग्रस्त लोग उसकी परीक्षा लेने के लिए उमड़ पड़ते थे। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसे लोग भी होंगे जो उसकी प्रशंसा करेंगे और स्वेच्छा से उसका अनुसरण करेंगे। इसका मतलब है कि कुछ लोगों के मन में आज भी रैगनार का गौरव बसा हुआ है। यह उनके लिए बिल्कुल सही साबित हो सकता है, क्योंकि थियो को भी अपने करीबी लोगों में भरोसेमंद लोगों की जरूरत होगी। अगर वह सफल होना चाहता है तो उसे सक्षम अधीनस्थों की आवश्यकता होगी। आखिरकार वो रैगनार कबीले का मुखिया बनने जा रहा है। इसके अलावा वो इस स्थिति का उपयोग अपने मूर्खतापूर्ण खिताब से छुटकारा पाने के लिए अंतिम ट्यूटोरियल मिशन को पूरा करने में भी कर सकता है। यह एक ऐसा उपनाम था जिससे वह अपने पिछले जीवन में कभी छुटकारा नहीं पा सका था। इस व्यवस्था द्वारा प्रदान किए गए नए अवसरों के साथ वो इस शर्मनाक उपाधि को पूरी तरह से त्यागने के लिए दृढ़ संकल्पित था। थियो ने एवलिन की ओर मुड़कर पूछा। उसने अभ्यास करने की अनुमति मांगी और उसके नए गुरु ने सहर्ष सहमति देते हुए उसे अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया। अपनी तलवार को सलामी मुद्रा में रखते हुए उसने औपचारिक रूप से अपना परिचय थियो के रूप में दिया। रोज पैलेस का प्रशिक्षु तलवारबाज रागनार मास्टर एवलिन नारावेविल के मार्गदर्शन में जागृति समारोह की प्रतीक्षा कर रहा है। एक हाथ वाला रागनार। तलवारबाज ने सहमति में मुस्कुराया। सिबिला ने अनाड़ीपन से सलाम किया और अपना परिचय दक्षिणी निरीक्षण चौकी के प्रशिक्षु तलवारबाज के रूप में दिया। उन्होंने कुराई कबीले की तलवारबाजी विरासत में पाई और क्विकसॉर्ड पर ध्यान केंद्रित किया। आखिरकार अभ्यास सत्र शुरू हुआ और सिबिल ने जोरदार प्रहार किया। शुरुआत से ही वो किसी पागल की तरह लग रहा था जो सीधे वार करने पर तुला हो। थियो ने उसके वार को रोक दिया। पहले हमले में ही उनकी तलवारों से चिंगारियां निकलने लगी। दक्षिणी निरीक्षण चौकी का वह मूर्ख निस्संदेह बहुत फुर्तीला था। उसकी गति ही एकमात्र ऐसी चीज थी जो वह बेहद आश्वस्त था। उनकी पहली बातचीत से ही सिबिल को एहसास हो गया था कि युवा उस्ताद का कौशल वाकई अद्भुत है। इस बीच थियो, मैं सोच रहा था कि उस बच्चे को बेवकूफ क्यों कहा गया। अगर पिछले जन्म में उसका सामना इस आदमी से हुआ होता तो कुछ वार सहना भी उसके लिए मुश्किल होता, लेकिन जाहिर है वो बहुत आगे निकल चुका था। पहले वाले थियो से बिल्कुल अलग। थियो ने आक्रामक रुख अपनाते हुए अपनी तलवार घुमाई और सिबिल को एक गुड़िया की तरह हवा में उछाल दिया, जिससे उसकी तलवार पर से पकड़ छूट गई। आज के थियो के लिए यह तो बच्चों का खेल था। बेचारे सिबिल को पेट में लगी भीषण चोट से लगभग उल्टी आ गई। अंततः वह प्रशिक्षण क्षेत्र के स्टैंड से टकराकर गिर पड़ा। सौभाग्य से उन्हें गंभीर चोट नहीं आई। सिबिल ने खड़े होकर युवा मास्टर थियो की तलवारबाजी की महारत की प्रशंसा करने की पूरी कोशिश की। उसने तुरंत कृतज्ञता के साथ हार स्वीकार कर ली। थियो ने जीत में भी गरिमा बनाए रखी और सलाम किया। युवक ने उससे कहा कि यह एक अच्छी लड़ाई थी। अपनी तलवार को सलाम करते हुए उसने चमकती हुई तलवार में अपने प्रतिबिंब को देखा। तभी उसके मन में एक विचार आया। हो सकता है कि वह अवलोकन कौशल का प्रयोग स्वयं पर भी कर सके। सक्रिय करने पर उसने पाया कि यह वास्तव में काम करता है। उसकी प्रतिभाओं में अवलोकन शामिल था। प्लेयर, रैगनार और कई अन्य पात्र जिन तक उसकी वर्तमान पहुंच नहीं है। वह संतुलित आंकड़ों वाला एक लेवल का तलवारबाज है और जादू में उसके पास असामान्य रूप से उच्च 190 अंक है। शक्ति, अब जबकि उसने अंततः स्टेट पॉइंट्स को समझ लिया है, उन्हें अब से संख्याओं के साथ दर्शाया जाएगा। प्रतिभा के अंतर्गत उसकी क्षमताएं पूरी तरह से प्रदर्शित थी। इसके आधार पर फिलहाल जो स्लॉट लॉक है उन्हें इस्तेमाल करने के लिए वह लगातार क्वेस्ट करता रह सकता है और कम से कम 4 और हासिल कर सकता है। अपनी स्टैट्स वैल्यू को जब चाहे तब चेक कर पाना भी एक फायदा था। यह एक बड़ी खोज थी। थियो ने अपनी असाधारण रूप से उच्च जादुई शक्ति का श्रेय अपने पिछले जन्म के जादू और अपनी छाती में धड़कते ड्रैगन हृदय को दिया। उसे अपनी किस्मत में -49 अंकों की कमी बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह सोचने लगा कि क्या उसे इतनी बुरी किस्मत का श्राप मिला है। शायद पिछले जन्म में उसे जो भी दुर्भाग्य झेलना पड़ा वह सब इसी खराब किस्मत की वजह से था। उसे इसका कारण जरूर ढूंढना होगा। अपनी किस्मत को जल्द से जल्द सुधारने का एक तरीका।
थियो अपने मुकाबले और अपनी स्थिति का आकलन करने में इतना मग्न था कि उसने आसपास खड़े युवकों की भीड़ पर ध्यान ही नहीं दिया। अखाड़े के चारों ओर उन्होंने लगभग उसके चारों ओर एक घेरा बना लिया था। उनके इरादे अज्ञात थे। उसने सोचा कि उसका पिछला प्रशिक्षक चाहे कितना भी कमजोर और घटिया क्यों न रहा हो, वह कमीना अभी भी मध्यम श्रेणी का तलवारबाज था। चूंकि उसने धोखेबाज रैंडन का सिर काट दिया था और एक सम्मानित कमांडर की स्वीकृति प्राप्त कर ली थी, इसलिए उसका उदय हुआ। इन युवा तलवारबाजों का कौशल स्वाभाविक था। बलवानों के शासन के आदर्श वाक्य के साथ रैग्नार के शासन के अधीन लोगों की केवल दो ही प्रतिक्रियाएं हो सकती थी। या तो वे थियो से ईर्ष्या करने लगते हैं, या वो उनकी अटूट प्रशंसा का पात्र बन जाता है। अखाड़े में एकत्रित लोगों की स्थिति एवलिन को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। वे बाद वाले समूह से संबंधित थे। वे ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि युवा स्वामी के बारे में फैली अफवाहें सच थी। उनकी आंखों में आदर और स्वीकृति स्पष्ट झलक रही थी। उनमें से प्रत्येक ने खुद को सिबिल की जगह पर रखकर उस मुकाबले में भाग लेने की कल्पना की, और उनमें से प्रत्येक सोच रहा था कि क्या वे ऐसा कर भी पाएंगे। थियो की तलवार को रोकना, इस विचार ने युवा गुरु के साथ तलवारबाजी करने की उनकी इच्छा को और भी तीव्र कर दिया। इन युवा तलवारबाजों में से एक आयोड नालिन था। थियो ने भीड़ पर नजर डाली और उनकी प्रतिक्रिया से प्रसन्न हुआ। उसने यह नालिन को विशेष रूप से देखा, जिससे वो युवक आश्चर्यचकित हो गया। युवा स्वामी ने उसे आगे आने के लिए बुलाया और एक मुकाबला करे। उद नालिन ने दृढ़ता से अभिवादन किया और अपना परिचय विकाउंट नालिन के तीसरे पुत्र के रूप में दिया, जो दोहरी आरोहण में विशेषज्ञ थे। तलवारबाजी, थियो ने सलाम का जवाब दिया और सहज भाव से एक अच्छी लड़ाई की कामना की। औपचारिकता में और समय बर्बाद किए बिना लड़ाकों ने अपनी अपनी जगह ले ली और एक दूसरे पर हमला शुरू कर दिया। उनकी तलवारों के हर प्रहार के साथ थियो का बुनियादी तलवारबाजी में उसकी निपुणता लगातार बढ़ती गई। ईओडी कोई कमजोर प्रतिद्वंदी नहीं था। वो इतना तेज और चतुर था कि छुपकर ऐसा वार कर देता था जिसका तुरंत कोई जवाब नहीं होता था। उस क्षण थियो को लगा मानो दुनिया धीमी हो गई हो। उसने अपनी तलवार पर पकड़ बदली और एकदम सटीक कोण से वार को रोक दिया। इतना ही काफी था। तलवार उसके हाथ से दूर उड़ गई। इस महत्वपूर्ण बचाव ने थियो की हृदय परिवर्तनकारी तलवारबाजी में दक्षता बढ़ा दी और से उसका पद छीन लिया गया। तलवार, ये युवा स्वामी के हाथों एक स्पष्ट और पूर्ण पराजय थी। युवक ने अपनी हार स्वीकार की और थियो को अपनी शाश्वत स्वीकृति दी। थियो को ईओडी की स्वीकृति मिलने से जो आश्चर्य हुआ, उससे उसकी किस्मत भी चमक उठी। शायद उसकी किस्मत उसकी प्रतिष्ठा से जुड़ी है। अगर ऐसा था तो उसने इसका उपाय ढूंढ लिया। उसकी बदकिस्मती बेहद खराब थी। वह तब तक लड़ता रह सकता था जब तक कि उसकी किस्मत पलट न जाए। अगला नंबर बर्नार्ड रोमेरो का था। यह तो आसान जीत थी। एक और स्वीकृति मिलने से उनकी किस्मत में एक अंक का इजाफा हुआ। फिर एरिक मोरान आए। उन्होंने अच्छा संघर्ष किया, लेकिन फिर भी ये एक संघर्ष ही था। इसके बाद स्वीकृति की बारी थी। मैनफ्रेड नॉनबर्ट ने बिना रुके लगातार ताबड़तोड़ अभ्यास करते हुए मैनुअल नोयर को बुरी तरह हराया, जबकि गुंडे जैसे दिखने वाले विरो पेरंग टिक भी नहीं पाए। पूरा 1 मिनट। कुछ देर बाद थियो डैनियल रेमन के साथ अपनी जीत का सिलसिला जारी रखते हुए पूरी तरह से युद्ध में मग्न हो गया। जब तक उसने अधिकांश युवा तलवारबाजों को हरा दिया, तब तक उसे खुजली होने लगी थी। और अधिक के लिए उन्होंने अगले दावेदार को बुलाया, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। वो लगभग पूरी तरह थकने तक लड़ता रहा, लेकिन जब उसने उस मूर्खतापूर्ण उपाधि से छुटकारा पाने के अपने प्रयास की प्रगति की जांच की, तो उसमें केवल 1% की ही प्रगति हुई थी। शायद ये क्योंकि ये लोग पहले ही उसे स्वीकार कर चुके हैं। उसे शायद और भी शक्तिशाली दुश्मनों का सामना करना पड़े, या फिर उन लोगों के सामने अपनी काबिलियत दिखानी पड़े जो अब भी उसे नीचा समझते हैं। दोनों ही स्थिति में उसे इसकी जरूरत पड़ेगी। कुछ अलग। अचानक एक आदमी भीड़ को चीरते हुए आया और थियो से कहा कि वो थका हुआ लग रहा है। उसने तर्क दिया कि जरूरत पड़ने पर वह आराम करेगा, लेकिन अभी नहीं। अब भी वो लड़ सकता है, चूंकि उसने दावा किया है कि वह अभी भी लड़ने के लिए पूरी तरह से फिट है। इसलिए सिल्वर लायन के नाम से मशहूर कवचधारी रेमिंगटन नार्सियो ने औपचारिक रूप से उन्होंने एक मुकाबले के लिए चुनौती दी। थियो और युवा तलवारबाजों की भीड़ को इतने सम्मानित व्यक्ति के आने की उम्मीद नहीं थी। रेमिंगटन उत्तर के 4 शिकारी कुत्तों में से एक है। उत्तर के 4 शिकारी कुत्तों में हल्कस लंका, रे रागनार, रेमिंगटन नारियो और अंत में शामिल थे चामिलिया पैलेस के अपने एक्सियन रागनार के अधीन जागृति समारोह पीढ़ी में वे 4 सबसे शक्तिशाली लोगों में शुमार है। कबीले के रेमिंगटन नार्सियो ने दावा किया कि वह जागरण समारोह से पहले युवा स्वामी की तलवारबाजी देखने के लिए जल्दी आ गया था। मुस्कुराते हुए उसने सलाम किया। रेमिंगटन ने थियो को उनके अनुरोध का सम्मान करने के लिए धन्यवाद दिया। सिल्वर लायन एक प्रतिभाशाली तलवारबाज है, जिसकी इंद्रियां तेज हैं और कार्य नैतिकता उत्कृष्ट है। अब वह थियो के रूप में एक अप्रत्याशित प्रतिद्वंद्वी के प्रकट होने से आश्चर्यचकित है। थियो रागनार ने गर्व से सलाम का जवाब दिया। इस बार उसने अपना परिचय उत्तर के महान संरक्षक काइल रागनार के 31वें पुत्र के रूप में दिया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी मुलाकात होगी, और तलवारबाजी के उस महारथी से मुकाबला करने की तो बिल्कुल भी नहीं। रेमिंगटन, वो अपने पिछले जन्म में इस व्यक्ति का सम्मान करता था। जब उसने कहा कि प्रसिद्ध युवा उपकुल प्रमुख के विरुद्ध तलवारबाजी करने का अवसर मिलना उसके लिए सम्मान की बात है। नार्सियो के बारे में उसका यही मतलब था। लगातार लड़ाई के मादक माहौल में डूबा हुआ थियो सिर्फ रेमिंगटन को अपना कौशल दिखाना चाहता था। दोनों ही उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं एक भीषण लड़ाई की ओर।
थियो ने देखा कि सिल्वर लाइन की आभा भयावह रूप से बढ़ रही है और वह सोचने लगा कि क्या उसका वर्तमान स्वरूप वास्तव में उसे हरा सकता है। मिंगटन। दोनों योद्धा आगे बढ़े, उनकी तलवारें टकराईं और चिंगारियां उड़ने लगी। उत्तर के 4 शिकारी कुत्तों में से एक कितना शक्तिशाली हो सकता है। उनकी झड़पों में से एक ने मंच को बुरी तरह हिला दिया। स्टील के टुकड़े पूरे अखाड़े में उड़ रहे थे, फिर भी थियो की निगाहें अपने लक्ष्य पर टिकी थी। रेमिंगटन मुस्कुरा रहा था। वही एक तलवार जो काफी घिस चुकी थी, साफ सुथरी कटी हुई थी। एवलिन ने ध्यान से देखते हुए अपनी नजरें इधर उधर नहीं भटकने दी। थियो के हाथों पराजित हुए युवा तलवारबाज अवाक रह गए। सन्नाटे भरे अखाड़े के बीच टूटी हुई तलवारों के टकराने की कर्कश आवाज गूंज उठी। धरती कांप उठी। ये थियो की तलवार थी। एक ही झटके में रेमिंगटन ने अपनी तलवार से सटीक वार किया और थियो के हमले को कुछ ही इंच की दूरी पर रोक दिया। डथियों का सिर धड़ से अलग करने से जो कुछ भी हुआ, उसे देखने वाले हर व्यक्ति के लिए परिणाम स्पष्ट था। युवा मास्टर थियो हार गए। सिबिल को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका आइडल को इतनी जल्दी हरा दिया जाएगा, लेकिन यही स्वाभाविक परिणाम था। उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया था कि थियो चाहे कितना भी विकसित हो गया हो, उसके लिए अब कुछ भी संभव नहीं था। उसे चारों कुत्तों में से एक को हराने के लिए मजबूर करना था। वे वर्तमान पीढ़ी में सबसे ताकतवर थे और इसका एक कारण था। सिबिल ने तर्क दिया कि थियो द्वारा प्रदर्शित जुझारू भावना काफी थी। प्रशंसा। सभी दर्शकों के आश्चर्य के बीच श्वेत शेर ने अचानक घोषणा कर दी कि द्वंद्व युद्ध में उसकी हार हुई है। उसने आदरपूर्वक थियो को सलाम किया। उसका रूप था। उन्होंने युवा स्वामी को द्वंद्व युद्ध के लिए विनम्रतापूर्वक धन्यवाद दिया, जो कि त्रुटिहीन प्रतीत हुआ। रेमिंगटन ने दावा किया कि द्वंद्व युद्ध शुरू होने तक थियो की तलवार पहले से ही घिस चुकी थी और वह थकान भी महसूस कर रहे थे। कई लड़ाइयों के बाद थियो ने जोर देकर कहा कि युद्ध के मैदान में कोई भी इस तरह की रियायतें नहीं देता, इसलिए उसने हारते ही अपनी हार स्वीकार कर ली। उसकी तलवार। रेमिंगटन एक समझदारी भरी मुस्कान के साथ लौटा। व्हाइट लायन और उस मूर्ख ने हाथ मिलाया। एक दूसरे के प्रति गहरा सम्मान विकसित हुआ। इस अप्रत्याशित जोड़ी के बीच रेमिंगटन को सचमुच उम्मीद थी कि अगली बार वे अधिक आदर्श स्थान पर एक उचित द्वंद्व युद्ध कर सकेंगे, और थियो को भी यही उम्मीद थी। सभी थियो को 4 शिकारी कुत्तों में से एक द्वारा स्वीकार किए जाने पर वो आश्चर्य से देखता रहा, यह सोचकर कि युवा मालिक वास्तव में अलग तरह का है। रेमिंगटन के साथ द्वंद्व युद्ध ने उसकी खोज की प्रगति को बढ़ा दिया। तक हर लिहाज से देखा जाए तो यह एक बहुत बड़ा उछाल था। एवलिन ने किनारे से राहत की सांस ली। इससे बेहतर अंत हो ही नहीं सकता था। थियो को आखिरकार एक पैमाना मिल गया। रेमिंगटन द्वारा दिखाए गए शक्ति प्रदर्शन के कारण ही पता चलता है कि शिकारी कुत्ते कितने मजबूत थे। विभिन्न अभियानों के माध्यम से प्रतिभा और गुप्त ज्ञान प्राप्त करके थियो पहले की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली हो गया था, लेकिन उसने असली शक्ति का अनुभव उस क्षण किया जब उसका सामना श्वेत शेर से हुआ। उन्हें याद दिलाया गया कि उनमें अभी भी कई पहलुओं में बहुत कमियां हैं। उनकी वर्तमान स्थिति के कारण द्वंद्व युद्ध का समाप्त हो जाना दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन फिर भी उन्हें इस संक्षिप्त बातचीत से बहुत कुछ सीखने को मिला। उसकी किस्मत 10 गुना बढ़ गई और उसकी प्रतिष्ठा में जबरदस्त सुधार हुआ। जहां तक खोज की बात है, उसे एक बार में पूरा करने में अभी काफी समय लगेगा, इसलिए उसे शायद दूसरे तरीकों की तलाश करनी पड़ेगी। उसे स्वीकृति प्राप्त करने के लिए एक माहौल तैयार करना होगा। रेमिंगटन ने स्वीकार किया कि वो यहां साधारण द्वंद्व युद्ध के लिए नहीं आया था। वो वास्तव में एक संबंध को आगे बढ़ाना चाहता था। थियो को एक महत्वपूर्ण पत्र, यह तथाकथित स्केल ड्रैगन सोसाइटी का औपचारिक निमंत्रण था। स्केल ड्रैगन सोसाइटी का नाम सुनते ही सभी युवा तलवारबाजों का खून खौल उठता है। यह एक उच्च सामाजिक समूह है जिसमें चयन प्रक्रिया बेहद कठिन है। इसके अलावा रेमिंगटन स्वयं युवा गुरु को आमंत्रित कर रहे थे। स्केल ड्रैगन सोसाइटी में आमंत्रित होना किसी भी उभरते सितारे के लिए सम्मान की बात थी। थियो ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, क्या वाकई उसे क्लब में प्रवेश देना ठीक रहेगा? व्हाइट लायन ने जल्दी से उसे आश्वस्त किया कि वह पूरी तरह से योग्य है। इसके अलावा उसने जोर देकर कहा, असल में यह कोई गंभीर समूह था ही नहीं। अधिकांश प्रमुख सदस्य इसे आगामी जागरण समारोह की प्रतीक्षा कर रहे साथियों का एक सामाजिक समूह मात्र मानते हैं। थियो ऐसा नहीं कर सकता। यह पता लगाना मुश्किल है कि रेमिंगटन के इस निमंत्रण के पीछे कोई गुप्त उद्देश्य था या नहीं, लेकिन वह जानता है कि स्केल ड्रैगन सोसाइटी वर्तमान में उसके सौतेले भाई एक्सेन के इर्द गिर्द केंद्रित है। ये एक सभा है। वो जगह सांपों से भरी हुई थी जो उसे तिरस्कार और उपहास की निगाहों से देखते थे। यही कारण था कि थियो को अपनी खोज में आगे बढ़ने के लिए ये एकदम सही माहौल मिल गया था। इसके अलावा इससे उन्हें एक्सियन और चमेलिया महल के बारे में कुछ जानकारी जुटाने का मौका मिलेगा। मना करने का कोई कारण न देखकर थियो ने निमंत्रण पत्र लिया और औपचारिक रूप से उन्होंने रेमिंगटन को उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने भाग लेने और अपने दुश्मनों के गढ़ में प्रवेश करने का वादा किया। रेमिंगटन ने खुशी खुशी उनसे हाथ मिलाया। एक और उभरते सितारे को अपने साथ जोड़ने से वे बहुत खुश थे। उन्होंने यह भी कहा कि मैंने थियो से कहा कि वो मुझसे किसी भी बात के बारे में पूछने में कभी संकोच न करे। मीटिंग 2 हफ्ते में है, इसलिए उसके पास तैयारी करने और योजना बनाने के लिए बस इतना ही समय है। एवलिन ने एक सिगरेट का कश लेते हुए वो अपने नए शिष्य को लेकर चिंतित लग रही थी। कुछ ही क्षणों बाद थियो को उच्च समाज की सभा में आमंत्रित किए जाने की खबर रोज तक पहुंच गई। महल। थियो की मां सेसिलिया चेहरे पर उत्साह भरी मुस्कान लिए उसके कमरे में दाखिल हुई। वो उसे खुद खुशखबरी देने ही वाला था, लेकिन तभी अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं लगती।
सेसिलिया ने महल की साज सज्जा टीम को पहले ही उसके कमरे में बुला लिया था, क्योंकि उसे किसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। पहली बार इतना महत्वपूर्ण होने के कारण उसकी मां स्वाभाविक रूप से उत्साहित थी। यह एक ऐसा क्लब था जिसमें चाला कमल के बेटे एक्सियन और अन्य प्रतिभाशाली खिलाड़ी शामिल थे। रेमिंगटन, इन युवाओं ने तो परिषद का भी ध्यान आकर्षित कर लिया है। सेसिलिया जानती थी कि थियो के पहनावे से लेकर उसके व्यवहार तक हर चीज पर कड़ी नजर रखी जाएगी। उसने एक नापने वाला टेप निकाला और नापना शुरू कर दिया। थियो के साइज। सेसिलिया जानती है कि शिष्टाचार के मामले में उसका बेटा कोई गलती नहीं करेगा, लेकिन पहनावा और व्यवहार बिल्कुल अलग बातें हैं। सौभाग्य से यह उच्च समाज का एक ऐसा पहलू था जिसमें सेसिलिया व्यक्तिगत रूप से उसकी मदद कर सकती थी। आखिरकार वो एक सफल अभिनेत्री रह चुकी थी। उन्हें बस इस बात की खुशी थी कि वह अपने प्यारे बेटे की मदद कर पा रही थी। थियो जानता है कि उसकी मां के पास एक आम रखेल होने के नाते नाजायज संतान को जन्म देने का बोझ हमेशा से सेसिलिया पर ही रहा। अपने बेटे को ऐसा शर्मनाक नाम देने का अपराध बोध से वह ग्रस्त रही, हालांकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। कठोर अग्नार कबीले में जहां ताकत ही सब कुछ है, वो केवल कल्पना ही कर सकता था कि उसके लिए इतने कमजोर बच्चे को जन्म देना कितना मुश्किल रहा होगा। पिछला जीवन सेसिलिया भले ही उत्साहित और खुश दिख रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो सिर्फ अपने बेटे की भलाई के लिए चिंतित एक मां थी। उसने अपने बेटे को थामे रखा था। थियो ने उसे कसकर गले लगाया और आश्वासन दिया कि उसकी मां हमेशा उस पर विश्वास करेगी, कि वह सब कुछ कर सकता है। मां के आलिंगन की गर्माहट ने थियो के दिल की ठंडक को पिघला दिया। वो लौट आई। उसने अपनी मां को प्यार से गले लगाया। इस बार वो अपनी मां को अपने बारे में चिंता करने से रोकने के लिए जी तोड़ मेहनत करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, जबकि वो अपने बेटे के बारे में सोचकर उत्साहित थी। स्केल ड्रैगन सोसाइटी में शामिल होने के बाद थियो के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि वो उस पूरे सांपों के घोंसले को चूर चूर कर दे। 2 हफ्ते बाद सोसाइटी के भोज की रात पहुंच गए। रेमिंगटन खुद रोज पैलेस में थियो को लेने के लिए एक आलीशान गाड़ी में आए। जैसे ही उन्होंने उस युवक को देखा, उन्हें लगा कि वे किसी और को देख रहे हैं, बिल्कुल अलग इंसान। थियो ने अपने प्रशिक्षण के कपड़े त्याग दिए थे और अपनी मां और महल के कर्मचारियों की बदौलत कुछ शानदार परिधान प्राप्त कर लिए थे। एक योद्धा की बजाय वह एक कुलीन व्यक्ति की तरह दिख रहा था। रेमिंगटन ने उसके नए रूप पर टिप्पणी की और थियो ने इसे मजाक समझा, लेकिन व्हाइट लायन मजाक नहीं कर रहा था। वह वास्तव में युवा मालिक के रूपांतरण से प्रभावित था। थियो को यह स्वीकार करना पड़ा कि उसके शरीर में जबरदस्त बदलाव आया था। उसकी लंबाई बढ़ गई थी, उसकी मांसपेशियां पूरी तरह विकसित हो गई थी, और यह सब महज 2 हफ्तों की लगन और मेहनत का नतीजा था। प्रशिक्षण के दौरान उन 2 हफ्तों में रेमिंगटन आश्चर्यजनक रूप से उनसे मिलने और हर दिन साथ में प्रशिक्षण करने के लिए आने लगे, और अब वे काफी करीब आ गए हैं। उन्होंने काफी अच्छी फैन फॉलोइंग भी हासिल कर ली है। सिबिल और अन्य एवलिन को थियो के कट्टर अनुयायियों की पूरी बटालियन को पढ़ाने का जिम्मा सौंपा गया था, जबकि वह केवल थोड़े समय के लिए ही युवा गुरु को पढ़ाने के लिए सहमत हुई थी। 2 सप्ताह का प्रशिक्षण सत्र बेहद जीवंत रहा। अभी भी थियो इतने सारे उत्साही लोगों के साथ मेलजोल से उबर रहा है। आज वह जा रहा है। यह उनका पहला औपचारिक भोज था। रेमिंगटन ने उन्हें आश्वस्त किया कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन व्हाइट लायन ने उन्हें एक चेतावनी दी। उन्होंने समझाया कि उसका दोस्त एक्सियन कभी कभी बहुत शरारती हो सकता है। दरअसल एक्सियन ने ही थियो को निमंत्रण दिया था, ये कहते हुए कि वह नए उभरते सितारे से मिलना चाहता है। इसके अलावा यह पूरा भोज थियो के लिए तैयार किया गया था। यह सारी जानकारी मिलने से हालात निश्चित रूप से बदल जाते हैं। वैसे यह बुरी बात नहीं है, बल्कि यह थियो के लिए बेहतर ही हुआ। वह पहले से ही भोज में बुरी तरह अपमानित होने के लिए उत्सुक है। हॉल में काले बाघ एक्सियन रैग्नार ने पहले ही महंगी शराब की चुस्कियां लेना शुरू कर दिया था। वो रैग्नार जैसे मूर्ख को अपना नया खिलौना बनाने के लिए काफी उत्साहित था। एक भव्य महल के सामने गाड़ी आकर रुकी, जिससे भोज स्थल पर उनके पहुंचने का संकेत मिला। रेमिंगटन और थियो गाड़ी से उतरे। युवा लॉर्ड ने तुरंत पूरे स्थान का जायजा लिया। चामेलिया महल में प्रवेश करने ही वाला था, जो उन नीच लोगों का घर था जिन्होंने रिंडोन को उसके विकास में हस्तक्षेप करने के लिए उकसाया था। पिछले जन्म में उन्होंने उसे, उसकी मां को और पूरे रोज पैलेस को निर्दयतापूर्वक खा लिया था। उसके प्रतिशोध के विचार बीच में ही रुक गए। रेमिंगटन का अंदर आने का निमंत्रण। उत्साही रेमिंगटन को खबर मिली थी कि एक्सियन स्वयं आकर उनका स्वागत करेंगे और वो वहां उनका इंतजार कर रहे होंगे। अब तक प्रवेश हो चुका होगा। यह स्पष्ट था कि उस कमीने एक्सियन ने उसे सबसे पहले क्यों आमंत्रित किया था। वो मूर्ख सोच रहा होगा कि चूंकि रागनार जैसा मंदबुद्धि व्यक्ति अभिनय कर रहा है, अब थियो की रफ्तार को रोकना उसी की जिम्मेदारी है। लेकिन युवा मालिक बिना योजना बनाए स्वेच्छा से सांपों के घोंसले में नहीं आया था। वह एक्सियन को समझाएगा कि वह आखिर किसे निशाना बना रहा है। छेड़छाड़ करना। जैसे ही वे महल के करीब पहुंचे, थियो अपनी जगह पर ही रुक गया जब उसने अपनी आंख के कोने में कुछ देखा। कैमिला पैलेस की ऊपरी मंजिल पर अजीबोगरीब नीली रोशनी थी। एक सिस्टम क्वेस्ट ने उसे पुकारा। महल के अंदर एक संभावित क्वेस्ट के कारण उसका ध्यान क्षण भर के लिए भटक गया, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया कि कुछ तेजी से नीचे उतर रहा है। उसकी स्थिति। रेमिंगटन ने उसे अज्ञात पदार्थ से बचाने की कोशिश की, लेकिन उसके पास पहुंचने से पहले ही वह सफेद धुएं के साथ फट गया। रेमिंगटन घबरा गया और उसने जल्दी से थियो को फोन किया। सौभाग्य से वह ठीक था। ऊपर से उस पर सफेद आटे की बोरी फेंकी गई थी। रेमिंगटन इस बचकानी शरारत पर बहुत गुस्सा हुआ। थियो,
उसने स्वीकार किया कि अगर ये उसका पिछला जीवन होता तो वो बच नहीं पाता और उसकी मां द्वारा बड़ी मेहनत से बनाया गया पहनावा बर्बाद हो जाता। उसे लगा कि रेमिंगटन भी इस स्टंट में शामिल था, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। सफेद शेर इस अप्रत्याशित स्थिति से बस भ्रमित और क्रोधित था। फूलों से उसका स्वागत करना ही उन ऊपर बैठे बेवकूफों के दिमाग में आया सबसे अच्छा विचार होगा। इतनी बचकानी बात सोचने की मूर्खता तो उन्हीं घमंडी लोगों की ही होगी। खिड़कियों से रईस देख रहे थे। एक जानी पहचानी आवाज ने रईसों को रास्ते से हटा दिया और कहा कि ये दोस्तों के बीच बस एक छोटी सी मुलाकात है। अगर आप चाहें तो इसे बुनियादी शिष्टाचार कह सकते हैं। लेकिन रेमिंगटन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो सचमुच गुस्से में था। एक्सिन ने आखिरकार अपना घमंडी चेहरा दिखाया और जोर देकर कहा कि वह अपने भाई थियो को बस एक मजाकिया अभिवादन करते हुए। हमारे लड़के ने तुरंत अपनी अवलोकन क्षमता का उपयोग करते हुए काले बाघ का आकलन किया। उसकी प्रतिभाओं में शामिल थे पागलपन, मनोविकृति और तलवारबाजी की असाधारण क्षमता। वो फिलहाल एक नया खिलौना पाकर बेहद उत्साहित है। थियो मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद। ये कहकर उसने अपने मनोरोगी भाई को भ्रमित कर दिया। उसने आगे बताया कि एक्सिन ने उसका कितना स्वागत किया था। वो स्वाभाविक रूप से आभारी था और आज की पार्टी के लिए बहुत उत्सुक था। एक्सिन की उलझन जल्द ही खुशी में बदल गई। पिछली बार जब वे एक दूसरे से मिले थे तब से उसका ये भाई वाकई मजेदार हो गया था। आखिरकार रेमिंगटन और थियो भोज कक्ष में दाखिल हुआ, जहां प्रतिष्ठित कुलीन वर्ग के सभी सदस्य एकत्रित थे। ये एक अत्यंत निजी आयोजन था, इसलिए केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ही भोजन और दावत के लिए आमंत्रित किया गया था और अपने साथी प्रतिभाशाली सहकर्मियों से बातचीत करें। सभी का ध्यान आज के विशेष आमंत्रण पर केंद्रित था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक्सिन एक निकम्मे को क्यों आमंत्रित करेगा। भले ही थियो भी रैग्नार वंश का वंशज है, फिर भी उसे अक्सर मूर्ख ही कहा जाता है। स्केल ड्रैगन समाज में ऐसे निकम्मे व्यक्ति का होना अप्रिय था। अधिकतर लोगों के लिए यह आश्चर्य की बात थी। हालांकि उन्हें यह मानना पड़ा कि टपकने की आवाज ठंडी थी। अधिकांश रईसों को इस बात की जानकारी थी कि एक्सिन बस अपने नए खिलौने से खेल रहा था। यह देखकर कि उन नीच रईसों ने अपनी आवाज भी धीमी करने की जहमत नहीं उठाई, रेमिंगटन ने थियो से माफी मांगते हुए कहा कि ये सभाएं आमतौर पर इतनी शोरगुल वाली नहीं होती। शर्मनाक। थियो उन्हें अपने बारे में जितनी चाहे उतनी बुराई करने दे रहा था। असल में जितने ज्यादा लोग उसकी बुराई करेंगे उतना ही अच्छा होगा। इससे बाद में उन्हें कुचलने में और भी ज्यादा मजा आएगा। इसके अलावा उसने देखा कि नीली खोज रोशनी का स्थान पास ही था। उसे पूरा यकीन था कि यह महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन अभी तक उसके पास वहां तक पहुंचने का कोई स्वाभाविक तरीका नहीं था। एक्सिन, पार्टी के आयोजक थियो, सीढ़ियों से नीचे उतरकर अपने भाई से पूछने आए कि क्या वह पार्टी का आनंद ले रहा है। थियो ने खुद को शांत किया और अपनी योजना के अनुसार आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने मुस्कुराते हुए एक्सिन को दोबारा आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद दिया। एक्सिन ने कुछ मिनट पहले खूल वाली घटना के लिए व्यंग्यपूर्वक माफी मांगी और मजाकिया अंदाज में स्वीकार किया कि उसने थोड़ी ज्यादा ही जल्दबाजी कर दी थी। उसने दूरी कम कर दी। पलक झपकते ही वो अपने और थियो के बीच आ गया। अपने भाई के कंधों को कसकर पकड़ते हुए उसने थियो पर दबाव डाला कि वह सबके सामने उसकी माफी स्वीकार कर ले। रेमिंगटन, वो बीच में दखल देना चाहता था, लेकिन थियो ने बीच में ही टोकते हुए कहा कि एक्सिन को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। उसने एक्सिन के ही शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि यह शरारत महज एक मजाक थी। भाइयों के बीच अभिवादन। वो सनकी व्यक्ति अवाक रह गया। थियो इतना शांत और संयमित था कि वो विचलित नहीं हुआ। उसने हंसते हुए थियो की पीठ थपथ पाई। अगर वह एक स्वाभिमानी भाई होता। उसे कभी पता नहीं था कि उस बच्चे में इतना साहस है। बचपन में वह जैसा था, उससे अब तक वह बहुत बदल चुका था। एक्सिन को अब वह पहले से कहीं ज्यादा पसंद आने लगा था। रईसों ने उसे अपना लिया। थियो को मुस्कुराते हुए, अपने भाई की हर बात मानते हुए, उसे एक्सिन का नाम देते हुए देखकर उन्होंने थियो के नाजायज वंश की तुलना भी की। ट्रोआन का कुलीन वंश। हालांकि यह सच है कि वे सौतेले भाई थे, लेकिन कुलीनों का मानना है कि थियो और एक्सिन एक बिल्कुल अलग स्तर पर थे। भले ही वे दोनों रागनार थे। ट्रोवेन कबीला पूर्व का तलवारबाजी का महाशक्तिशाली क्षेत्र है, जबकि थियो की मां एक साधारण महिला है जो कहीं से भी आ गई है। थियो ने मुस्कुराते हुए उन खुलेआम अपमानों को सुना जो रईस उस पर बरसा रहे थे, और इससे उसके अंदर की आग और भड़क उठी। रईसों को एक बात को लेकर असमंजस था, और वह थी रेमिंगटन की उस मंदबुद्धि व्यक्ति से घनिष्ठता। उन्होंने रेमिंगटन का अपमान करना शुरू कर दिया और उसे नार्सियो परिवार का नाजायज बेटा कहने लगे। भोज में पहुंचने के बाद से ही श्वेत शेर बेचैन था। इन रईसों को एक वर्जित विषय पर चर्चा करते सुनकर वो लगभग भड़क उठा। थियो का अनुमान था कि कुछ ही सेकंड में रेमिंगटन शायद जाकर उसकी प्रसिद्धि छीन ले। वो कुछ और देर तक अपमान सुनने और समझने की सोच रहा था, लेकिन अब यह ठीक नहीं है। इससे पहले कि एक्सिन उसे ऊपर ले जाता, वो रुक गया, चूंकि वह अभी अभी आया था। थियो ने जोर देकर कहा कि उसे अपने नए दोस्तों का भी अभिवादन करना चाहिए। इसलिए वो आगे बढ़ा, भोज की मेज पर जहां हंसते हंसते रईस जमा थे। सबकी निगाहें रागनार की मूर्खता पर टिकी थी। थियो ने चुपचाप मेज से शराब की एक बोतल उठाई। मेज पर वो उस रईस की ओर बढ़ा जो रेमिंगटन के वंश के बारे में बकवास कर रहा था, और उसने अपना गिलास भरने का इशारा किया। उस रईस ने घमंडी मुस्कान के साथ पूछा कि क्या उसने कुछ गलत कहा है। थियो ने शराब की बोतल पर अपनी पकड़ बदली और बेरहमी से उसे ब्लोंडी के सिर पर पटक कर चकनाचूर कर दिया। रेमिंगटन और यहां तक कि मनोरोगी एशियन इस अचानक घटनाक्रम से स्तब्ध रह गए। ब्लोंडी ने दर्द से कराहते हुए अपना सिर पकड़ लिया।
उसके पेशाब जैसे लाल बालों पर खून के धब्बे लग गए थे। थियो उसके ऊपर खड़ा था। उसके हाथ में अभी भी खून से सनी टूटी बोतल थी। उस कमीने ने हिम्मत करके उठकर थियो को सबके सामने बेइज्जत करने के लिए कोसना शुरू कर दिया। इससे पहले कि वो हमेशा की तरह गालियों की झड़ी लगा पाता, थियो ने उसे कोसना शुरू कर दिया। अहंकारी बड़बोले बड़बड़ाते हुए थियो ने एक लात मारी जिससे उस कमीने का जबड़ा टूट गया। थियो की सीधी सादी योजना आखिरकार शुरू हो गई जब उसकी आंखें ठंडी और पागलपन भरी हो गई। उसने जोर देकर कहा कि वो बस ब्लोंडी को थोड़ा सा अभिवादन कर रहा था, लेकिन बदले में उसे एक दुखद प्रतिक्रिया मिली। जो कुछ हो रहा था उसे देखकर कुलीन लोग भयभीत और भ्रमित होकर अपनी जगह पर ही रुक गए। इसी बीच थियो की खोज में प्रगति बढ़ने लगी थी और अब यह 43% तक पहुंच गई थी। रेमिंगटन ने युवा लॉर्ड के साथ 2 सप्ताह का प्रशिक्षण लिया था और वह जानता था कि वो लड़का उग्र स्वभाव का गुंडा नहीं है। उसने सोचा कि थियो शायद उसके भले के लिए ऐसा कर रहा हो। ब्लोंडी ने आगे कहा। टमहल के फर्श पर खून बहते हुए थियो ने दावा किया कि यह उसका स्वागत करने का तरीका था। वह ब्लोंडी की बाह के ऊपर से गुजरा और उस रईस के बेजान शरीर को एक चबूतरे पर रख दिया, धीरे धीरे दबाव डालते हुए। चूंकि उसने पहले ही नमस्कार कर लिया है, अब अलविदा कहने का समय है। ब्लोंडी ने उससे रुकने और जो वह करने वाला है उसे रोकने के लिए बेताब होकर चिल्लाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। थियो इस कमीने की बाह पर पैर से वार किया और ब्लोंडी की हड्डियां पूरी तरह चकनाचूर कर दी, जिससे भोज कक्ष में एक भयानक चटकने की आवाज गूंज उठी। कुछ मिनट पहले तक जो लोग खुलकर बातें कर रहे थे वे सजा के इस निर्मम प्रदर्शन को देखकर स्तब्ध और चुप हो गए। हड्डी तोड़ने की उस छोटी सी घटना ने थियो की खोज की प्रगति को 58% तक बढ़ा दिया। ब्लोंडी सदमे और पीड़ा से बेहोश हो गया। उसकी लार से महल के कालीन भीग गए। थियो ने उस बेजान शरीर को कचरे की तरह फेंकते हुए भीड़ से पूछा कि क्या कोई और उससे मिलना चाहता है। उसके धमकाने वाले हाव भाव ने इस खोज को और भी रोमांचक बना दिया। प्रगति 66% तक पहुंच गई। अचानक छाया में छिपे हुए शूरवीर प्रकट हुए और थियो को चारों ओर से घेर लिया। उन्होंने अपनी तलवारें निकाली और उनका पूरा ध्यान सामने मौजूद खतरे को बेअसर करने पर केंद्रित था। 4 तलवारों ने थियो को घेर लिया और उसे वहीं फंसा लिया। शूरवीर अपने युवा स्वामी को चोट पहुंचाने के पाप का बदला लेना चाहते थे। उन्होंने दावा किया कि ऐसे घृणित कृत्यों की सजा मृत्युदंड होनी चाहिए। थियो मुस्कुराया क्योंकि उसकी योजना और भी बेहतर होती जा रही थी। उसने शूरवीरों से पूछा, वो आदमी कौन है जिसे उसने अभी अभी मारा है, नष्ट कर दिया? उन्होंने जवाब दिया कि ब्लोंडी हन्नावी कबीले की तीसरी युवा स्वामी थी। युवा स्वामी यान हन्नावी। थियो उनके आत्मविश्वासपूर्ण उत्तर से खुश हुआ। हनावी कबीला उन 6 हिम कबीलों में से एक है जो रागनार का समर्थन करते हैं। वो जानता था कि इन बिगड़े हुए रईसों के अंगरक्षक शूरवीर चुपचाप नहीं बैठ पाएंगे। वे हर समय देखते रहते हैं। अगर वो मूर्ख बदतमीजी करने लगे तो वे हमेशा उसे नीचा समझते हैं। इसलिए थियो ने शूरवीरों से पूछा कि अगर वो उनके साथ मारपीट करे तो क्या समस्या होगी। युवा स्वामी अपने स्वर में गहरे गर्व के साथ उसने उनसे पूछा कि क्या रैगनार के बैनरमैन कबीलों में से किसी एक के कुत्ते उसकी मृत्यु की मांग करने का साहस कर सकते हैं? क्या वे ऐसा कर सकते हैं? क्या वाकई काइल रैगनार के वंश को खतरे में डालने की जिम्मेदारी लेना उचित है? आखिरकार वो अपमान बर्दाश्त करने वालों में से नहीं है। थियो की धमकी सुनकर शूरवीरों की तलवारों पर पकड़ ढीली पड़ गई। अपने युवा स्वामी को बर्बाद होते देखकर उनका गुस्सा शांत हो गया, रागनार कबीले के प्रति उनके जन्मजात भय के कारण। इसके अलावा उस युवक द्वारा उत्सर्जित दमनकारी आभा उन्हें घुटन महसूस करा रही थी। यह रागनार का वह मूर्ख रूप नहीं था जिसे वे जानते थे और अक्सर उनका मजाक उड़ाया जाता था। अब जब वे इस बारे में सोच रहे हैं तो थियो को भी रैगनार के सीधे वंशज होने के नाते सिंहासन पर उत्तराधिकार का अधिकार है। इसके अलावा रागनार उत्तर का स्वामी है। वह 6 हिम कुलों का शासक है। ड्रैगन के रक्त की मृत्यु की घोषणा करना किसी भी समझदार व्यक्ति का काम नहीं है। ये एक पाप है जिसके लिए एक पूरे महत्वहीन हिम कबीले का विनाश भी अनुचित नहीं माना जाएगा। वह संरक्षण और प्रतिष्ठा लागू नहीं हुई है। थियो को इतने लंबे समय तक एक निकम्मे वंशज के रूप में देखा गया कि ज्यादातर लोग उसे भूल चुके हैं, लेकिन अब यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चारों शूरवीरों को पता था कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की है और उन्हें माफी मांगनी होगी, लेकिन थियो ने पहले ही पास में मंडरा रही एक रहस्यमय शक्ति को मारने का आदेश दे दिया था। तलवार की तेज चमक ने सबकी आंखें चौंधिया दी। देखते ही देखते 4 कटे हुए सिर हवा में उड़ने लगे। रात के खून से महल का फर्श सन गया था। दुश्मनों का खून उसके चारों ओर बह रहा था। फिर भी थियो तूफान के केंद्र की तरह शांत था। जिस रहस्यमय शख्सियत को उसने शूरवीरों का सहार करने का आदेश दिया था वह धीरे धीरे भव्य कालीन पर उतरी। वह कोई और नहीं बल्कि उसका स्वामी एवलिन नार्वेल था। खुद को चारों ओर और अधिक खून बहते देख अभिमानी रईसों को आखिरकार अपने सिर पर मंडराते खतरे का एहसास हुआ। यह अब कोई मजाक नहीं रहा। रागनार की मूर्खता की उपाधि से छुटकारा पाने की थियो की कोशिश 70% पूरी हो चुकी थी। एक्सन के पास देखने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि उसका भोज थियो के शक्ति प्रदर्शन और प्रभुत्व में तब्दील हो गया था। एवलिन ने अपने शिष्य की ओर देखा और पूछा कि उसे यह कब एहसास हुआ कि वो उसका पीछा कर रही थी। खैर, यह तो तय ही था। उसे ठीक से पता नहीं कि वह चमेलिया महल तक उसका पीछा क्यों कर रही थी, लेकिन उसकी बदौलत थियो बाजी पलटने में कामयाब होगा। इन बेवकूफों को कोई चिंता नहीं। भीड़ सन्नाटे में डूब गई, मानो वे थियो की अगली कार्रवाई का इंतजार कर रहे हों। भोज से एक रात पहले कमांडर जूलियस से गुप्त रूप से मिलने आया। वो उसे इस बात पर ताना मारने आया था कि वह अब और शिष्य नहीं ले रही है।
फिर भी अपने नए छात्र को प्रतिदिन लगन से प्रशिक्षण दे रही है। एवलिन को अवश्य ही वो इस दरिंदे के उसके कमरे में चुपके से घुसने की आदी हो चुकी थी, क्योंकि वो उसके खेल में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखती थी। हाल ही में जूलियस के जीवन का एकमात्र आनंद अपने साथियों को सताना बन गया था। पूर्व साथी, इसमें अपने निजी आनंद के लिए उसके महंगे शराब के भंडार पर छापा मारना भी शामिल है। आज रात कमांडर जूलियस वास्तव में यह सुनना चाहता था कि एवलिन क्या कहना चाहती है। उसने बच्चे में जो देखा वो जानती थी कि उस दरिंदे के हाथ से बोतल छीनना नामुमकिन था। अब एवलिन ने जवाब दिया कि थियो उम्मीदों से कहीं बढ़कर था। अपनी कला और प्रतिभा को निखारने के प्रति उनके रवैये को देखते हुए वो वास्तव में उन सर्वश्रेष्ठ छात्रों में से एक है जिन्हें उन्होंने अब तक पढ़ाया है। ये देखते हुए कि एक्सियन भी उसके हाथों से गुजरा था, ये एक बड़ा दावा है। एवलिन ने अपनी बात साफ साफ कही। थियो की क्षमता को देखते हुए वो विश्वासपूर्वक कह सकती थी कि वह युवा स्वामी एक्सियन से भी कहीं अधिक प्रतिभाशाली था। उसने पूरी ईमानदारी से कहा कि वह केवल खोखले वादे करना। खैर, जूलियस को हमेशा उसकी प्रतिभा पहचानने की क्षमता पर भरोसा था। आखिर उसके पास तो 2 क्षमताएं थी, जबकि उसके पास सिर्फ एक। जूलियस का मानना था कि कोई व्यक्ति रातों रात इतना बदल नहीं सकता। इसलिए थियो के मामले की सबसे तर्कसंगत व्याख्या यही थी कि उस बच्चे ने किसी कारणवश इतने समय तक अपनी ताकत को छिपाए रखा। यह मानना थोड़ा अजीब था कि कोई इतने लंबे समय तक ऐसा करता रहे और फिर अचानक अब इसका प्रदर्शन करने लगे। एक प्रशिक्षक के तौर पर एवलिन का मानना है कि जल्दबाजी करने से ठोकर लगकर गिरने की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन थियो में उसे कुछ अलग ही दिखा। ऐसा लग रहा था मानो कोई चीज उसका पीछा कर रही हो, अमूर्त, मानो वो डर से खुद को बाहर धकेल रहा हो। यही कारण है कि वह इस बड़े ड्रैगन समाज में उसकी उपस्थिति को लेकर चिंतित है। जूलियस ने शराब की बोतल खत्म की और पुष्टि की एक्सियन का वो बदमाश वाकई चिंता का विषय था। उसी ने सुझाव दिया था कि एवलिन को सुरक्षा के लिए उस बच्चे के पीछे पीछे चले जाना चाहिए। कमांडर जूलियस को ऐसा लगता है कि खोज में कुछ न कुछ तो होगा। शायद एवलिन की आशंकाओं से अलग हो, लेकिन कुछ न कुछ जरूर होगा। खुद एक रैगनार होने के नाते उसे इसका प्रत्यक्ष अनुभव था। अनुभव से पता चलता है कि जब खून के प्यासे भेड़िए के बच्चे इकट्ठा होते हैं तो वे एक पदानुक्रम स्थापित करना शुरू कर देते हैं। कमांडर ने मेज पर एक वर्दी रखी और एवलिन से आग्रह किया कि वह थियो को लुभाने की कोशिश करे। एक बार फिर उसकी टुकड़ी में शामिल हो जाओ। न केवल बच्चा, बल्कि जूलियस एवलिन को भी सफेद कवच वाली ड्रैगन घुड़सवार सेना में वापस चाहता था। उसने एवलिन पर हार मानने से इनकार कर दिया। वो नहीं मानता, सिर्फ इसलिए कि वह अब ड्रैगन की सवारी नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहता कि वह रिटायर हो जाए। उसे वापस आना होगा और उसने जो शुरू किया था उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। जूलियस एवलिन के यहां से चला गया। कमरे में जाकर स्वादिष्ट शराब के लिए उनका धन्यवाद किया। उन्होंने एक महंगी बोतल खो दी, लेकिन शायद उन्हें अपना उद्देश्य फिर से मिल गया। वर्तमान में लौटते हैं। अंदर चमेलिया पैलेस में एवलिन ने घटनाओं को जोड़ना शुरू किया। उसे लगा कि थियो ने उसके पीछे पीछे आने को जरूर देख लिया होगा और इसी ने यह सब रचा होगा। यह जानबूझकर किया गया था। शायद उसने इसी मकसद से स्केल ड्रैगन सोसाइटी में शामिल हुआ था। उसकी चिंताएं बेवजह थी। वह सोच रही थी कि महल जाते समय उसने उसकी मौजूदगी को कब महसूस किया होगा। थियो को दरअसल गाड़ी में बैठते ही यह आभास हो गया था कि उसका स्वामी चुपके से उसका पीछा कर रहा है। अपने ड्रैगन हृदय के कारण वो अपने आसपास के वातावरण की ऊर्जा को महसूस कर सकता है और प्रभावी रूप से एक छठी इंद्री। खैर, अब जो मायने रखता है वो ये है कि उसके बदले की तैयारी हो चुकी है। थियो ने एवलिन की ओर मुड़कर समझाया कि अधिकांश रईसों में भोज घर में रागनार वंश के उत्तराधिकारी उम्मीदवार का घोर अपमान किया गया है। उन्होंने पूछा कि ऐसे जघन्य अपराध की सजा क्या है। दोषी रईस लगभग वहीं बेहोश हो गए। उन्हें पता था कि सजा क्या होगी। नियमों का कड़ाई से पालन करने वाली एवलिन ने कहा कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि कुल के कानूनों के अनुसार दोषी व्यक्तियों को तत्काल मृत्युदंड दिया जा सकता है। थियो मुस्कुराया और उसने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया। एवलिन ने इसे बखूबी अंजाम दिया। एक उदार हृदय वाले थियो ने जोर देकर कहा कि अपराधी तो सिर्फ बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक अपना आध्यात्मिक जागरण समारोह भी पूरा नहीं किया है। वो प्रत्येक अपराधी से सिर्फ एक हाथ लेने से ही संतुष्ट हो जाएगा। पाप को क्षमा किया हुआ मान लेना। एवलिन ने तुरंत कार्रवाई की। वो तराजूदार ड्रैगन के उद्दंड घबराए हुए रईसों पर निशाना साधने वाली एक अजय काटने वाली मशीन थी। समाज बायन वंश के दूसरे बेटे ने रास्ते से हटने की कोशिश की, लेकिन उसकी दाहिनी भुजा कट गई। लाल और सफेद भाड़े के सैनिकों के दल का पहला बेटा, उसके कटे हुए हाथ से खून बह रहा था और वह दर्द से चीख रहा था। व्यापारी संघ की चौथी बेटी की नाजुक भुजा भी नहीं बची। तीसरे बेटे का क्लार्क परिवार ने भागने की कोशिश की, लेकिन एवलिन से आगे निकलना लगभग नामुमकिन था। जब हॉवर्ड परिवार की पहली बेटी एक हाथ वाले स्टंपी में बदल गई तो थियो की खोज अधूरी रह गई। 79% कार्य पूरा हो गया। एक दयनीय रईस मदद की भीख मांगने के लिए एक्सिन या एक्स की ओर रेंगता हुआ गया। एक्स ने बस अपने भाई की बात दोहराई। शब्द वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता था क्योंकि यह अभिवादन का एक और रूप मात्र था। रेंगते हुए रईस ने अपनी दृष्टि के किनारे पर एक तलवार की चमक देखी और फिर उसकी बाह साफ सुथरी तरह से कट गई। उसका खून लगभग एक्सियन के कपड़ों पर दाग लग गए। परिवार का सबसे बड़ा बेटा पीड़ा से कराह रहा था। तभी एक्स ने अपने पूर्व शिक्षक की ओर देखा। एवलिन ने बेपरवाही से मुलाकात की। उसकी निगाहें मिली और उसने सिर हिलाया। एक्स ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह अपने पूर्व प्रशिक्षक से ऐसे भयावह दृश्य के बीच मिलेगा। एवलिन ने अपनी तलवार से अभिवादन किया।
एक्सियोम ने देखा। रक्तरंजित भोज कक्ष में जाकर यह पता लगाया कि एवलिन केवल उन्हीं लोगों को निशाना बना रही थी जो वंश के बारे में खुलकर टिप्पणी करते थे। थियो ने ऐसा किया कि एक साथी उत्तराधिकारी उम्मीदवार होने के बावजूद एक्सियोम उनके पास नरसंहार रोकने का अधिकार नहीं होगा। थियो के आदेश पर एवलिन को 14 लोगों के दाहिने हाथ काटने में केवल कुछ मिनट लगे। उनकी स्थिति के बारे में बात करें तो वे अभी भी अपना हाथ ले जा सकते हैं।